तो हाय एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। जो भी आईसीएआई ने एमसीक्यूज दिए हैं, जितने भी आईसीएआई ने पोर्टल पे एमसीक्यूज दिए थे ना, अपन ने क्या किया, उसका पीडीएफ बना लिया है एंड आपके लिए हम लेके आए चैप्टर वाइज, जिसमें कि अपन सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आज इस वीडियो में करने वाले हैं। हम कम से कम टाइम में एमसीक्यूज करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में अपन पूरे एमसीक्यूज कर लेंगे एंड जहां भी जितने भी क्वेश्चन में प्रोविजन के रेफरेंस का रिक्वायरमेंट है, जहां भी रिवीजन की जरूरत है, अपन ने सारे रिवीजन भी किए और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो बहुत बढ़िया से अपन कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस। आ जाओ, ये जो पीडीएफ है बेटा, ये इसमें मेरे एनोटेशंस है। आप ये डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं। Chapter 1 Basic Concepts. Question number 1. Music Academy, as per its rules, pays a fixed honorarium per concert to each musician performing in the concerts organized by it. Hari, a violinist, however, refuses to accept this sum. If he requests Music Academy to pay such sum directly to aid us, an unregistered institution providing relief to the poor and needy in rural area, what would be the tax consequence? अब देखो क्या हुआ है, हरी को ना पैसे मिल रहे हैं म्यूजिक एकेडमी से, वो बोल रहा है मुझे मत दो, एक काम करो मेरी जगह आप दे दो एक एडस को, जो कि क्या है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या कर रही है सर, वो प्रोवाइड कर रही है रिलीफ टू द पुअर। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम पे। अब देखो ये होता क्या है, आ जाओ सर। डाइवर्जन ऑफ इनकम मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू अप्लाई इनकम इन अ पर्टिकुलर वे बिफोर इट हैज अक्रूड और अराइजन टू द एसएससी। मतलब अक्रू और अराइज होने से पहले ही हमने डाइवर्ट कर दी, अक्रू और अराइज होने से पहले डाइवर्ट। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू अप्लाई इनकम विच हैज अक्रूड और अराइजन टू द एसएससी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एप्लीकेशन में हमने इनकम अप्लाई की बट अक्रू और अराइज होने के बाद की, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मतलब अक्रू अराइज हो गई उसके बाद अप्लाई की। सर आप बताओ, डाइवर्जन में हमने अक्रू और अराइज होने से पहले ही अगर उसको डाइवर्ट कर दी, अप्लाई कर दी कहीं और, तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्या ये टैक्सेबल होगा अपने हाथ में? नहीं, क्योंकि अक्रू ही ना, अक्रू ही नहीं हुआ। तो नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी एज इट्स नॉट अक्रूड। ठीक है, बट सर एप्लीकेशन ऑफ इनकम में क्या होगा सर, कि हमारे हाथ में अक्रू हो गया, उसके बाद हमने डाइवर्ट किया, तो हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी एज इट इज ऑलरेडी अक्रूड, ऑलरेडी अक्रू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ उसको पैसे मिलने वाले थे, ठीक है? तो इसने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से, मतलब उसके हाथ में इनकम ऑलरेडी अक्रू हो चुकी है। उसके हाथ में इनकम अक्रू हो चुकी है, पर उसने बोला कि नहीं मुझे मत दो, इनको दे दो। ठीक है? तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो ये हरि के हाथ में टैक्सेबल तो होने ही वाला है। अब क्या हुआ सर, हरि ने खुद इनकम जो मिलने वाली थी वो किसी और को दे दिया। ठीक है? तो उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला था, तो उसको इनकम मिली, फिर उसने किसी और को दिया। ठीक है? तो ये इनकम हरि के हाथ में टैक्सेबल होगी, पर जिसको मिली इंस्टीट्यूशन, उसके हाथ में भी टैक्सेबल होना चाहिए। तो सर डी आंसर है, अमाउंट पेबल टू एडस वुड बी चार्जेबल टू टैक्स बोथ इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरि एंड इन द हैंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्योंकि हरि को भी मिली, उसने एप्लीकेशन ऑफ इनकम किया, तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। फिर ये किसको मिली, एडस को मिली। ठीक है? तो पहले हरि को मिली, फिर एडस को मिली। तो दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्स लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAA हैज टोटल इनकम ऑफ 10 crore 1 lakh फॉर AY 24-25. The gross receipts of X Limited for the previous year 21-22 is 260 crores. The tax liability of X Limited for AY 24-25 is। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बेसिकली पूछा है मार्जिनल रिलीफ के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर 21-22 की जो टर्नओवर है 260 करोड़ है, मतलब 25% टैक्स है। तो आ जाओ करते हैं। 10 करोड़ 1 लाख की इनकम पे 25% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज कितना होगा, निकालते हैं। क्योंकि 10 करोड़ के ऊपर क्या लगता है, 12% लगता है। 25712 याद है ना? ठीक है, तो 12% लगता है, तो ये आएगा बेटा टैक्स प्लस 12% सरचार्ज 280,20,000। ठीक है, अब निकालेंगे अपन टैक्स ऑन 10 करोड़। टैक्स ऑन 10 करोड़ कैसे निकालेंगे, 25% प्लस 7% सरचार्ज पे, इतना आया। ठीक है, अब सर हम जब भी बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ की, हम क्या बोलते हैं कि इनकम 1 लाख से बढ़ी, पर टैक्स कितने से बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया टैक्स। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जितनी हमारी इनकम बढ़ी हम उतना पैसा देंगे। हम टैक्स देंगे ऑन 10 करोड़, ठीक है, और ऊपर से सिर्फ हमारी जो इतना जितनी इनकम बढ़ी उतना पैसा देंगे। तो हमारी इनकम कितनी बढ़ी है, 1 लाख से बढ़ी है। ठीक है, तो इतना टैक्स देंगे हम, और इतनी इन जो ऊपर की इनकम वो दे देंगे। तो हम टैक्स कितना पे करेंगे सर, 268,50,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी।
ओके, डन। चलो, अब यहाँ पे एक इशू है बेटा, यहाँ पे इन लोगों ने ना सेस ऐड नहीं किया है, ठीक है? सेस ऐड नहीं किया है। तो तुम सेस ऐड, इन लोग अगर सेस ऐड करते, तो अपने को कुछ और आंसर मिलता है इसमें। पर सेस ऐड किया ही नहीं इनने, छोड़ो कोई बात नहीं। इन्हें डायरेक्टली विदाउट सेस अपना आंसर पूछा है, ठीक है? तो अपना आंसर 268,50,000 आएगा, राइट? क्या किया अपन ने? टैक्स ऑन 10 करोड़ और ऊपर से कितना पे करेंगे हम? जो हमारी इनकम बढ़ी है 10 करोड़ के ऊपर उतनी, 1 लाख उतना ही पे करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उसकी, ठीक है? During the previous year 2024, Mr. Akash has 80 lakhs of short-term capital gain taxable under triple one A, 70 lakhs of long-term capital gain taxable under triple 112A, and business income of 90 lakhs. Which of the following statement is correct, assuming that Mr. Akash pays tax under default tax regime under 115 BAC? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सरचार्ज के बारे में पूछ रहा है ना, तो इनकम कितनी कितनी देखते हैं। ट्रिपल वन ए में बेटा 80 लाख रुपीज है, 112 में 70 लाख है, एंड पीजीपी 90 लाख है। टोटल में कितनी है? 2.4 करोड़, ठीक है, मतलब 2 करोड़ के ऊपर अपनी इनकम है। अब इसमें से अपन क्या करते हैं कि ट्रिपल वन ए, 112 है, 112 एंड डिविडेंड, इस पे मैक्स सरचार्ज लगता है 15%। तो सर ट्रिपल वन ए और 112 पे लगा देंगे अपन 15% सरचार्ज मैक्स, ठीक है। अब बची हुई इनकम देखते हैं। अब बची हुई इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो हम लगाते हैं 25%, अगर 2 करोड़ से नीचे है तो अपन लगाते हैं 15%। 2 करोड़ के नीचे कितनी भी है अपन 15% लगाते हैं। 2 करोड़ के नीचे अगर मान लो 5 लाख भी रही, 10 लाख भी रही, 20 लाख भी रही, तो भी अपन कितना लगाते हैं? 15%। यहाँ पे 90 लाख है, अपन कितना लगाएंगे? 15%, राइट? तो आंसर आएगा बेटा such that 15% is leviable on income tax computed on total income of 2.4 crore, राइट? ओके, डन। चैप्टर नंबर 2 पीजीयूपी, बहुत कम एमसीक्यूज है, 80 एमसीक्यूज है, अपन बहुत कम टाइम में कर लेंगे इसको, ठीक है। मिस्टर अरविंद engaged in the business of wholesale trade has a turnover of 90 lakh for previous year 2023 and 210 lakhs in previous year 23-24। अगर पिछले साल में लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, मतलब ये क्या हाईजैक में कवर्ड होते हैं? नहीं, तो इनको टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी हाईजैक में, ठीक है। He paid salary of 3 lakh to Mr. Hari, a resident without deduction of tax at source, ठीक है। इन्हें सैलरी पे किया बट 3 लाख पे किया। अब सैलरी में डिडक्शन कब करना पड़ता है? जब अपन पे करते हैं स्लैब रेट, मतलब बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट से ऊपर स्लैब रेट पे कट करना पड़ता है। अब सामने वाले की इनकम कितनी? 3 लाख, व्हिच इज अप टू बेसिक एग्जीम्पशन, ठीक है। तो अप टू बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट, नो टैक्स, तो नो टीडीएस, ठीक है। अब हमने दूसरा पे किया है कमीशन ऑफ 51 lakhs टू मिस्टर राजेश, अ रेसिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। अब सर यहाँ पे अपने को हाईजैक की लायबिलिटी तो नहीं है कमीशन में, हमको 194H एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। 194H एप्लीकेबल नहीं है, बट हमको हम पे करें कमीशन 50 लाख से ऊपर, तो क्या हमको 194M एप्लीकेबल होगा? यस, हमको 194M यहाँ पे 194M यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर 51 लाख पे हमको टीडीएस काटना पड़ता 5%, जो कि हमने नहीं काटे। और हमने अगर 51 लाख पे टीडीएस नहीं काटे तो हमको 30% हमारा जो एक्सपेंस होगा डिसला हो जाएगा अंडर सेक्शन 40 आईए। तो 40 आईए में डिसलाउंस होगा 51 लाख इंटू 30%, दैट इज 15,30,000। यहाँ पे निकालना था सर कि डिसलाउंस कितना होगा, तो आंसर है 15,30,000। वेरी इजी, ठीक है। चलो, The Y Limited purchased computers for 10 lakhs on 5th October 23, installed the same in its office, and put the said computer to use on the same date. The depreciation allowable under 32 for AY 24-25 in respect of said computers is, तो कितना मिलेगा सर? 5th October 23 को इंस्टॉल किया, मतलब 180 डेज से कम इंस्टॉल यूज किया इन्होंने, ठीक है। तो 10 लाख पे 20%, दैट इज 2 लाख डेप्रिसिएशन मिलेगा इनको, 40% नहीं मिलेगा, ठीक है, हाफ रेट मिलेगा। इस बार बेटा लीप ईयर है, तो इस बार डेट शायद 4th अक्टूबर है ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट। देखो इस बार डेट 4th अक्टूबर की है, मतलब आपने एसेट जो परचेस किया ऑन और आफ्टर 5th अक्टूबर उसमें हाफ रेट रहेगा। 4th अक्टूबर को भी फुल रेट रहने वाला है इस बार, ध्यान रखना क्योंकि इस बार लीप ईयर है, ठीक है। ओके, अगले साल तो बदल जाएगा ये। चलो स्टार्ट करते हैं बाकी आगे, ठीक है। X Limited is engaged in the business of letting out of properties. As per the memorandum of Association of X Limited, letting out of properties is its main objective. ठीक है, सही बात है। X Limited काम है letting out of properties. Total income of X Limited comprises only of rental income from business of letting out of properties. Y Limited is engaged in construction and sale of properties, which is also its main objective.
as per its memorandum of association. Incidentally, it lets out some properties which are held as stock in trade and earns rental income therefrom. Which of the following statement is correct? देखो, एक्स लिमिटेड के हाथ में तो बिजनेस इनकम रहेगी, ठीक है, बट वाई लिमिटेड के हाथ में रेंटल इनकम जो रहेगी वो रहेगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, क्योंकि उसका वो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है रेंटिंग करना। उसका काम कैसा, कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसको हाउस प्रॉपर्टी के रेंट से अगर कोई भी इनकम आएगी तो क्या होगी सर, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। तो डी आंसर होगा, रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय वाई लिमिटेड इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड एक्स लिमिटेड इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, राइट। चलो next question. The turnover of Mr. Arav engaged in wholesale trading business for the previous year 23-24 is 2 crores and the gross receipts of Mr. Vishal engaged in legal profession is 50 lakh rupees. Mr. Arav has been regularly following mercantile system of accounting and Mr. Vishal regularly follows cash basis of accounting. Out of turnover, Mr. Arav he receives 1.2 crores through ECS। देखो, अब जहाँ पे टर्नओवर 2 करोड़ की बात हो रही है और कुछ पैसे ईसीएस से मिले, मतलब यहाँ पे क्या पूछने वाला है वो 44 एडी के बारे में पूछने वाला है। 44 एडी और एडीए के बारे में पूछने वाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है? तो चलो देखते हैं। 1.2 करोड़ थ्रू ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट, ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर मिल गया। उसको 60 लाख रुपीस मिल गया ईसीएस से थ्रू बैंक अकाउंट ऑन और बिफोर 31/7/24, मतलब ड्यू डेट के पहले बैंक अकाउंट से मिल गया 60 lakhs और, ठीक है? मिस्टर विशाल रिसीव्स 30 lakhs बाय अकाउंट पे ड्राफ्ट एंड 20 lakhs बाय क्रॉस चेक। प्रोफेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोफेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब इनकम कितनी होगी इनकी निकालना है। इफ दे वांट टू मिनिमाइज देयर टैक्स लायबिलिटी, बोथ ऑफ देम मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर 44AA। इनकम कंप्यूटेड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज 1150 एंड 2475 in the hands of Arav and Vishal respectively. They have not got the books accounts audited and do not intend to do so in future। मतलब उनको ऑडिट नहीं करवाना है। ऑडिट नहीं करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, 44 एडी और एडीए में जितनी मिनिमम इनकम आती है वो दिखाना पड़ेगा। अब वो निकालते हैं अपन। तो 44 एडी की निकालते हैं पहले मिस्टर आरव की। टर्नओवर 2 करोड़ का है बेटा इनका। तो अब इसमें से अकाउंट पे चेक से और ईसीएस से कितना है ड्यू डेट के पहले 1.2 प्लस 0.6 दैट इज 1.8 करोड़। तो 1.8 करोड़ इंटू 6% और बचा 20 लाख इंटू 8% कितना आएगा 12.4 लाख। और मिस्टर विशाल को 50 लाख रुपीस का उनकी रिसीट्स है, उसका 50% दिखाना पड़ेगा दैट इज 25 लाख। तो अगर उनको ऑडिट नहीं करवाना है, ठीक है, तो मिनिमम इनकम उनको इतनी दिखानी पड़ेगी 12.4 लाख एंड 25 लाख रिस्पेक्टिवली। दैट इज द आंसर। वेरी इजी एमसीक्यू, राइट। अब कैपिटल गेन की बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, A limited Indian company bought back its listed shares from its shareholders and B private limited, an Indian company, bought back its unlisted share from its shareholders in the month of March 24। What are the tax consequences of such buyback in the hands of A limited, B private limited and the shareholders। अब देखो क्या है ना बेटा कि आज से बहुत साल पहले 2-3 साल पहले क्या होता था कि लिस्टेड शेयर लिस्टेड जो कंपनीज थी उनके लिए अलग था बायबैक का प्रोविजन और अनलिस्टेड के लिए अलग था। तब ये क्वेश्चन बना था। मैं करवा रहा हूँ 4 साल से एमसीक्यू। तभी क्वेश्चन बना था। ये क्वेश्चन ऐसे ने चेंज नहीं किया है। तो अब आंसर क्या होगा कि दोनों के हाथ में सेम होगा। अब डोमेस्टिक कंपनी कोई भी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, क्या होता है दोनों को टैक्स पे करना पड़ता है 20 + 12 + 4, ठीक है? 23.296% पे। तो कितना टैक्स पे करना पड़ता है? एडिशनल इनकम टैक्स किस पे? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे, ठीक है? तो एडिशनल इनकम टैक्स at 23.296% of distributed income is leviable in the hands of A limited and B private limited। इनकम अराइजिंग टू शेयरहोल्डर इज एग्जेम्प्ट और शेयरहोल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है ये। पहले डोमेस्टिक कंपनीज के लिए लिस्टेड और अनलिस्टेड में अलग-अलग था। तो ये क्वेश्चन तब बना था। अब इस क्वेश्चन को रिलेवेंस नहीं है। ठीक है? ओके? चलो मिस्टर राजन परचेज्ड 300 शेयर्स इन वैगई लिमिटेड ऑन 12/1/2017 एट अ कॉस्ट ऑफ 2500 per share। The FMV of share as on 31/1/18 is 1800। Mr. Rajan sold all the shares of Wagon Limited on 15/7/23 for 3200 per share। ठीक है? ओके। पहले अपन राजन का निकाल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली कैपिटल गेन निकालना है और 112 लगाना है। तो राजन ने बेचा कितने में? 3200 में और एफएमवी एज़ ऑन 31/18 कितनी थी? 1800 पर शेयर और इन्हें लिया कितने में सर? 2500 पे। तो अपन सर इसमें जो 112 में कैसे निकालते हैं सर? देखो, पहले लोअर फिर हायर करते हैं। कैसे करते हैं? पहले लोअर फिर हायर। 3 चीज़ें रहती हैं। एक कॉस्ट जो अपने लिए जिस पे, एक एफएमवी एज़ ऑन 31/1/18 और एक सेल कंसिडरेशन। तो पहले अपन कंपेयर करते हैं किसको? एफएमवी और सेल कंसिडरेशन को। ठीक है? पहले हम कंपेयर करते हैं एफएमवी सेल कंसिडरेशन को, फिर आखिरी में कंपेयर करते हैं परचेज़ प्राइस से। देखो सिंपल सी बात है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर तुमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, तो तुम लास्ट में परचेज़ प्राइस से ही कंपेयर करोगे। आखिरी कंपैरिज़न परचेज़ प्राइस से ही होगा। कुछ लोग कन्फ्यूज़न होता है याद करने में, इसलिए बता रहा हूँ।
ठीक है? तो पहले लोअर फिर हायर, पहले लोअर फिर हायर। पहले अपन क्या करेंगे, पहले एफएमवी एज़ ऑन 31/18 और सेल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज़ लोअर करेंगे और जो आएगा उसको कंपेयर करेंगे परचेज़ प्राइस से व्हिचएवर इज़ हायर। तो आ जाओ, अपने को कंपेयर करना है, इसे देखो, यहाँ सॉल्व किया मैंने, मिस्टर राजन, ठीक है? पहले अपन देखेंगे सेल कंसिडरेशन और एफएमवी व्हिचएवर इज़ लोअर, दैट इज़ 1800, और फिर परचेज़ प्राइस से कंपेयर करेंगे। 1800 और 2500 व्हिचएवर इज़ हायर। ठीक है? तो 2500 इनका क्या रहेगा बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 3200 की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। माइनस कर दो, 700 की बची कैपिटल गेन इंटू 300 शेयर्स, दैट इज़ 2,10,000। अब बेटा दूसरा करते हैं अपन। दूसरा कौन है सर? राजन का ब्रदर रवि, उसने 600 शेयर्स लिया सर ताप्ती लिमिटेड में 25/117 को। कॉस्ट था 1900 पर शेयर। एफएमवी of the share as on 31/19 is 2400 per share, and Mr. Ravi sold all the shares of Tapti Limited on 31/124 for 1700 per share। ठीक है? अब क्या करते हैं सर हम? पहले लोअर फिर हायर, सेल कंसिडरेशन और एफएमवी एज ऑन 31/118 व्हिचएवर इज हायर करते हैं। चलो, तो अपना सेल कंसिडरेशन कितना है सर? 1700, और एफएमवी एज ऑन 31/118 कितना है? 2400, व्हिचएवर इज लोअर 1700। फिर कंपेयर करेंगे इसको परचेज प्राइस से 1900, व्हिचएवर इज हायर 1900। तो 1900 रहेगा अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने बेचे कितने में? 1700 में। तो 200 का लॉस होगा, 600 शेयर्स रहेंगे, तो 1,20,000 का इसमें लॉस होगा हमको। आ जाओ बेटा, तो 2,10,000 कैपिटल गेन होगा मिस्टर राजन को, और लॉस होगा 1,20,000 का मिस्टर रवि को। सिंपल। Miss Aparna and Miss Dimple, Indian citizen residing in California since the year 2010, visit India for 60 days every year. On 1/3/2024, Miss Aparna transferred to Miss Dimple in California for consideration of dollar equivalent to 15 lakh RDB issued outside India of X Limited, a company incorporated in India, which were acquired by her on 1/3/22 for a price of dollar equivalent to 10 lakh. What are the capital gain tax implications of such transfer in the hands of Miss Aparna? अब देखो, दोनों इंडियन सिटीजन हैं, वो 2010 से बाहर रह रहे हैं, वो हर साल इंडिया 60 डेज़ के लिए आते हैं, हर साल 60 डेज़ के लिए आते हैं, ठीक है? अब हम देखें, क्या ये दोनों इस साल रेसिडेंट हैं? नहीं, दोनों इस साल एनआर रहेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है? मतलब फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सेकंड बेसिक कंडीशन जो होती है, इस साल 60 डेज़ एंड लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज़। तो लास्ट 4 इयर्स में इनका होगा 60 इंटू 4 कितना? 240 डेज़। तो इन लोग सेकंड बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर पाएँगे। दोनों एनआर होंगे, ठीक है? और एक एनआर दूसरे एनआर को अगर इंडिया के बाहर आरडीबी ट्रांसफर करता है इंडिया के बाहर, ठीक है? ऑफ इंडियन कंपनी, तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है? तो देयर इज़ नो कैपिटल गेन टैक्स implication in the hands of Miss Aparna in respect of this transaction. तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगने वाला। Question number 4. Mr. Vishal and Mr. Gua sold their residential house property in Pune for 3 crores and 4 crores respectively in January 24. The house property was purchased by them 25 months back. मतलब long term capital gain है। The index cost of acquisition is 1 crores and 1.75 crores. ठीक है, निकाल देते हैं। मिस्टर विशाल 3 करोड़, मिस्टर गुहा 4 करोड़। कॉस्ट कितना है? 1 करोड़ एंड 1.75 करोड़। तो कैपिटल गेन निकल गया बेटा अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ एंड 2.25 करोड़। ठीक है? अब देखते हैं सर। Mr. Vishal purchased two residential flats, one in Delhi and one in Agra for 1780 lakhs in April 24. On the same date, Mr. Gua also purchased two residential flats, one in Mumbai and another in Pune for 80 and 75 lakhs. अब देखो क्या होता है कि जहाँ कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 2 करोड़ के ऊपर रहा, तो हम 2 घर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और ये होता है बेटा वन्स इन लाइफ टाइम ऑप्शन। तो मिस्टर विशाल वो वन्स इन लाइफ टाइम ऑप्शन ऑप्ट कर लेगा, और वो 2 करोड़ में से उसको सेक्शन 54 में दोनों घर का एग्ज़म्पशन मिल जाएगा, ठीक है? पर यहाँ पे इनका कैपिटल गेन जो मिस्टर गुहा का है, वो है 2.25 करोड़ का, ठीक है? तो यहाँ पे जो 80 लैक्स है, यहाँ पे सिर्फ़ एक घर का मिलेगा, तो ये लेंगे 80 लाख पे, ठीक है? सिर्फ़ एक घर का जो बड़ा ज़्यादा ज़्यादा महँगा घर है, उसका ले लेगा वो, मिस्टर गुहा। दोनों घर का नहीं ले सकता, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर है, ठीक है? अब दूसरी बात, इन्होंने इन्वेस्ट किया, दोनों ने इन्वेस्टेड 30 लैक्स इन बॉन्ड्स ऑफ एनएचआई इन मार्च 24 एंड 30 लैक्स इन बॉन्ड्स ऑफ आरईसीएल इन अप्रैल 24, ठीक है? इन्होंने क्या किया सर, 6 महीने के अंदर बॉन्ड्स ऑफ एनएचआई और आरईसीएल में इन्वेस्ट कर दिया। कितना इन्वेस्ट किया? 60 लाख रुपीज़। बट 54 ईसी में डिडक्शन कितना मिलता है मैक्स? एग्जम्पशन कितना मिलता है? 50 लाख का। दोनों को
50 फॉर ईसी में 50 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है? मिस्टर विशाल की इनकम बचेगी 0 और मिस्टर गुहा की बचेगी 2.25 करोड़ माइनस 80 लाख माइनस 50 लाख दैट इज 95 लाख। तो आंसर क्या है? निल एंड 95 लाख रिस्पेक्टिवली। अब तुमको बता दूं ये बात, ये भी एमसीक्यू कब बना था? जब फाइनेंस 21 में अमेंडमेंट आया था 2 करोड़ वाला। ये 2 करोड़ वाला जो अमेंडमेंट आया था ना, कि 2 करोड़ तक कैपिटल गेन में 2 घर अपन ले सकते हैं, ये अमेंडमेंट आया 2-3 साल पहले, तभी वो क्वेश्चन बना था। तब एमसीक्यूज़ नए-नए आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे। तो अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं है इस एमसीक्यू का, मतलब रिलेवेंस है, बट ये एमसीक्यूज़ तब बने थे। आईसीएआई क्या कर रही है? वही एमसीक्यूज़ बार-बार अमेंड कर दे रही है। 3 साल से मैं करवा रहा हूँ एमसीक्यू 3 साल से, मुझे पता है, ठीक है? तो ये एमसीक्यू उस टाइम का है। अब आईसीएआई को नए अमेंडमेंट्स पे एमसीक्यू बनाने चाहिए इस एमसीक्यू बुकलेट में भी, बट वही एमसीक्यूज़ अपन बार-बार अमेंड कर देते हैं। चैप्टर नंबर 5 इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेस्ड टोटल इनकम, क्लबिंग का है। Mrs. Kavita, wife of Mr. Sundar, is a partner in a firm. Her capital contribution of 5 lakhs to the firm as on 1/4/23 included 3 lakh contributed out of gift received from Sundar. मतलब 5 लाख कंट्रीब्यूशन में 3 लाख उसके पति से मिला है, ठीक है? 3 लाख पति से मिला है। ऑन 2/4/23 शी फर्दर इन्वेस्टेड 1 लाख आउट ऑफ द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सुंदर। कहाँ इन्वेस्ट है? कुछ लिखा नहीं है। द फर्म पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of 60,000 and share of profit 50,000 during the financial year 23-24. The entire interest has been allowed as deduction in the hands of firm. Which of the following statement is correct? देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो क्या होता है बेटा? एग्जेम्प्ट होता है पार्टनर के हाथ में। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा पार्टनर के हाथ में। बट यहाँ पे ध्यान देना एक बात कि सर 5 लाख में से 3 लाख किसने कंट्रीब्यूट किया है? उसके पति ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है? ओके, तो 3 लाख का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट होगा वो जाएगा उसके पति के हाथ में, क्लब होगा। तो 5 लाख में से 3 लाख का जो रहेगा, मतलब प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट जो आएगा 60,000 से, वो आएगा 36,000। 3 लाख बाय 5 लाख इंटू 60,000, मतलब प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट आएगा, निकाला अपन ने, ये जाएगा सुंदर के हाथ में। तो आंसर क्या? देखो सी आंसर है इसका। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज exempt but interest of 36,000 is includable in the income of Mr. Sundar and interest of 24,000 is includable in the hands of Mrs. Kavita। ठीक है? और बचा हुआ जो है -60,000 है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि आप लोग यूज करोगे इसको, जाएगा कविता के हाथ। तो यहाँ पे एक मतलब इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे साथ खेला है एक जगह। तो यहाँ पे ना इनने लिखा है, शी फर्दर इन्वेस्टेड 1 लाख आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सुंदर। कहाँ इन्वेस्ट किया? कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? कुछ भी नहीं लिखा है। तो उसके बारे में कुछ भी नहीं करना है अपने को। उसके इनकम के बारे में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है? तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है इसमें, ओके? चलो, अब डिडक्शन से क्वेश्चन आएँगे। तो गामा लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड on 36 to 2024 dividend of 130 lakhs to its shareholders. During the financial year 23-24, Gamma Limited has received dividend of 108 lakhs net of TDS from domestic companies and 30 lakhs from a foreign company in which it has 5% shareholding. What is deduction, if any, advisable to Gamma Limited, available to Gamma Limited in respect of such dividend? क्या होता है बेटा? एटीएम मिलता है डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड विच एवर इज लोअर। अब डिविडेंड पेड कितना है बेटा? 130 लाख का डिविडेंड पे किया हमने, ठीक है? पर डिविडेंड रिसीव कितना हुआ है? 108 नेट ऑफ टीडीएस एंड 30 लाख। तो टोटल डिविडेंड जो रिसीव हुआ है, ये 108 नेट ऑफ टीडीएस है, मतलब 10% टीडीएस कटा होगा हमारा। तो 108 कितना हो गया? 90 हो गया। इसको क्रॉस अप कर लेंगे। 108 बाय 90 इंटू 100 दैट इज 120 लाख प्लस 30 लाख फॉरेन कंपनी से मिला है। डिविडेंड रिसीव डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों ऐड करते हैं। दोनों ऐड किया अपन ने, कितना? 150 लाख और डिविडेंड पेड 130 लाख, विच एवर इज लोअर 130 लाख। तो आंसर क्या होगा बेटा? 130 लाख। दूसरा क्वेश्चन 80 डी पे है बेटा। Nikhil, an individual aged 35 years, incurs the following expenses for the benefit of his family, self, Mrs. Nikhil, and dependent children, and parents, father 80 years and mother 76 years during the previous year. ठीक है? तो देखो, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, डिपेंडेंट और नॉट, दोनों को मिलता है 80 डी में, ठीक है? सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन कितना मिलता है? 25,000 और पेरेंट्स के लिए 25,000। बट अगर सीनियर सिटीजन रहे, हम में से कोई भी, मेरे में, मेरी वाइफ में कोई भी अगर सीनियर सिटीजन रहा, तो हमको मिलेगा 50,000। और वैसे ही पेरेंट्स का है, अगर पेरेंट्स में से एक भी पेरेंट हमारा सीनियर सिटीजन रहा, तो हमको मिलेगा 50,000, ठीक है? दूसरा, ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है सर, कैश में अलाउड होता है, बट इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 5,000 की, ठीक है? चलो, अब देखो, फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फैमिली 20,000 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 7,000, इसका 5,000 में अपन
वो कर देंगे, लिमिट कर देंगे एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर बाय चेक 2000। अब टोटल मिला के कितना है बेटा 27000 है और अपन अलाउ कितना करेंगे 25000 बस, ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फादर कितना है 32000, ठीक है, जीरो नीचे चला गया देख लेना 32000 एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज मदर 6000। तो कितना हो गया सर 32 प्लस 6 38, मतलब पेरेंट्स के लिए हो गया 38 और खुद के लिए होगा 25, ठीक है। तो पेरेंट्स का मिलेगा 38, खुद का मिलेगा 25, टोटल हो गया बेटा कितना 63000 का आंसर। इजी। थर्ड का आंसर है अपना, थर्ड क्वेश्चन है इन द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर गांगुली अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड 60 years earned a income from profession computed 1,45,000 winning from car। एक मिनट बेटा, ओके, फिर से कर रहे हैं। इन द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर गांगुली अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड 60 years earned income from profession computed 1,45,000 winnings from card gate 1 lakh card games 1,50,000। He also has interest of 40,000 on FD with banks and 9,000 on saving account with bank। He deposited 1.5 lakh in PPF। What is total income of Mr. Ganguly for previous year 23-24 assuming that he exercises the option to shift out of default regime। अब शिफ्ट आउट किया मतलब इनको 80 से डिडक्शन मिलेंगे पूरे। ओके, गॉट इट। चलो अपन इनकम कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ। इनकी पीजीपी इनकम बेटा 145 है, विनिंग्स इनकम 150 है, एफडी इंटरेस्ट 40,000 एंड सेविंग बैंक 9000। टोटल हो गया बेटा 344। अब इनने सर इन्वेस्ट किस किस में किया देखो, इन्वेस्ट किया ने 1.5 लाख पीपीएफ में और इनका 40,000 एफडी इंटरेस्ट है और सेविंग इंटरेस्ट 9000। अब देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं सीनियर सिटीजन है कि नॉर्मल सिटीजन है। तो बेटा ये है 60 ईयर्स का सीनियर सिटीजन। अब जहाँ पे सीनियर सिटीजन है तो इनको मिलेगा 80 टीटीबी, जिसमें इनको मिलेगा 40,000 एफडी इंटरेस्ट और 9000 सेविंग बैंक इंटरेस्ट, दोनों मिलेगा इनको। मतलब अगर ये नॉर्मल सिटीजन होता, मतलब 60 से कम होते तो इनको मिलता सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट 80 टीटीए में। बट यहाँ पे ये जो कि सीनियर सिटीजन है इनको पूरा मिल जाएगा 49,000 का। तो 80 टीटीबी में मिल जाएगा बेटा अपने को 49,000 और पीपीएफ में 1.5 लाख इन्वेस्ट किया अपन ने, वो हो जाएगा 1,50,000। तो इनकम कितनी बची बेटा 145 एंड दैट इज योर आंसर 145। ठीक है। अरे आंसर तो 150 दिया हुआ है। अनुज गलती की है क्या? गलती किया क्या अपन ने? नहीं सर, गलती तो नहीं की है। 150 ये आंसर गलत होगा ऐसे है ना? आंसर गलत होगा। क्या बोलते हो? क्या लगता है? क्यों? देखो सर एक्टिंग नहीं आती आपको, एक्टिंग छोड़ दीजिए सर। बेटा यहाँ पे आपको 150 डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर बताइए एक बार? क्योंकि बेटा यहाँ से मिलेगा आपको 145 का डिडक्शन। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा आपकी पीजीपी इनकम सिर्फ 145 है। जो विनिंग की इनकम है उस पे कभी भी आपको चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलता और ये सिली मिस्टेक आप कर सकते हो। जहाँ भी आप मिस्टेक कर सकते हो वहाँ मैं आपको पॉइंट आउट करवाऊँगा। ये मेरा काम है, ठीक है? आपको अब याद रहेगा ये चीज़, कि भाई ये गलती नहीं करना है। ठीक है? ध्यान रखो ये चीज़ को। मैंने कराया क्वेश्चन, आप में से मैक्सिमम लोगों ने गलती कर दी होगी और सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। अपन ध्यान देते ही नहीं है क्योंकि, राइट? ओके। बेटा ये चीज़ पूछ रही है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमको डिडक्शन मिलेगा 145 और हमारी इनकम बचेगी कितनी 150 व्हिच इज़ योर आंसर। ठीक है? तो ध्यान रखना, आपको कैजुअल इनकम से डिडक्शन नहीं मिलता है। आपका आंसर होगा 150, राइट? हाँ, जब आप गलती कर सकते हो मैं आपको करवाऊँगा। देखो क्या है, आप ये खुद सॉल्व नहीं कर रहे हो, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इससे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। क्या होते हैं? कि आपको कोई आपकी गलतियाँ नहीं मिलेगी। पर मुझे पता है आप कहाँ गलतियाँ कर सकते हो और कौन से पॉइंट्स आपको देखने हैं और देखने चाहिए। वो सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा दूँगा, वो पॉइंट्स बता दूँगा और जहाँ-जहाँ गलती कर सकते हो वहाँ गलती भी करा दूँगा मैं ही। ठीक है? चलो। Two tonnage companies X Limited and Y Limited are amalgamated to form a new tonnage company Z Limited. A qualifying company and the option for tonnage tax scheme for X Limited has an unexpired period of 8 years and Y Limited has an unexpired period of 6 years. For what period the special provision of Chapter 12G relating to transaction of income of shipping companies would apply to the new company Z Limited? देखो सर क्या होता है कि जब भी अमेलगमेशन होता है, when two tonnage companies amalgamate, the tonnage provision will be available to the tonnage company for the longest unexpired period, that is
जो इनमें से लॉन्गेस्ट अनएक्सपायर्ड पीरियड है उतने साल के लिए मिल जाता है इनको। इनको 8 ईयर्स के लिए मिल जाएगा। ये बात सर हमने कहाँ पढ़े? कहीं नहीं पढ़े। आप याद कर लो, याद कर लो। मिस्टर हरी हैज़ इनकम ऑफ 52 lakhs अंडर पीजीबी। One of his businesses is eligible for 100% reduction of profit under 80IA. Okay? The profit from such business included in the business income is 35 lakh rupees. What would be tax liability of Mr. Devam? हरी बोल रहे हैं, देवम बोल रहे हैं। ठीक है, एक ही बात, कोई बात नहीं। Assuming that he has no other income during the previous year 2024 and exercises the option to shift out of default tax regime under 115 BAC. शिफ्ट आउट कर रहा है ये, ठीक है। 52 लाख है, माइनस 35 लाख कर लेंगे अपन, 80 IM रिडक्शन मिल गया अपने को, ठीक है। तो 17 लाख की इनकम बची। अब 17 लाख पे टैक्स निकालो। 7 लाख पे 30% प्लस 112,500 प्लस 4% सेस। ये आ गया अपना 335,400। ये कितना आ गया बेटा? 335,400। तो आंसर यस। चलो आगे बढ़ेंगे। अरे एक मिनट, यहाँ पे हमको ऐसा क्यों लग रहा है हमने कुछ, यहाँ पे आंसर 11,005 था। अब यहाँ क्या गलती हो गई सर? यहाँ क्या गलती हो, क्या गलती हो गई? ये तो किया सब, यहाँ तो कुछ गलती नहीं है सर, यहाँ सब सही किया। क्या गलती किया बताओ? तो क्या गलती की? हम एएमटी भूल गए सर, एएमटी भूल गए। क्यों एएमटी भूल गए बेटा? जहाँ चैप्टर 6 रिडक्शन मिलता है, जो 35 एडी मिलता है, ठीक है? अ, और जहाँ पे 35 एडी मिलता है, ये 3 जगह आपको एएमटी लगता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे आपको एएमटी की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। मैंने छुपा के रखा था आपसे, आ जाओ। मुझे पता है यहाँ गलती करोगे, भूल जाओगे आप। क्या करेंगे अपन? 17 लाख में वापस 35 लाख ऐड करेंगे, जो 80 आईएम रिडक्शन मिला है। 52 लाख की इनकम आएगी, उस पे 18.5% एएमटी, दैट इज़ 962 प्लस 10, 50 लाख के ऊपर इसलिए 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, जाएगा 11,00528 व्हिच विल बी राउंडेड ऑफ टू 11,00530। योर आंसर विल बी 11,00530। यस, चलो ना एक चैप्टर कर रहे हैं शायद, बट अपन ने आईएफएस क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 आईएफओएस। He's a salaried employee. On 1623, he gets a gift of house property situated in Mumbai, SDV 80 lakh from Q. On 2823, he gets a gift of house property in a small town near Pune, SDV 50,000 from R. And on 3923, P also gets a gift of house property in a small town near Kanpur in Uttar Pradesh from R, the SDV of which is 1 lakh rupees. What will be the tax consequence in the hands of P, Q, R, assuming that they are not related to रिलेटिव से नहीं मिला हमको, मतलब अननोन पर्सन से गिफ्ट मिला है। तो प्रॉपर्टी कितनी-कितनी मिली? 80 लाख, 50,000 एंड 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 81 लाख 50,000। ये हमारे हाथ में गिफ्ट इनकम बन जाएगी। तो एसडीवी है प्रॉपर्टी की। अपने एसडीवी ऑफ प्रॉपर्टी ऐड कर दिए। देखो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होता तो हम क्या करते? माइनस करते। बट यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन मिला है, गिफ्ट में मिला है। तो पूरी हमारी इनकम बन जाएगी। एसडीवी पूरी हमारी इनकम बन जाएगी। तो आंसर क्या होगा? 81 लाख 50,000 शैल बी चार्जेबल टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पी एज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड नो कैपिटल गेन will arise in the hands of Q R respectively as gift does not constitute transfer। जिन्हें दिया उनके हाथ में एक्सपेल नहीं रहेगा, ट्रांसफर नहीं कहलाएगा क्योंकि गिफ्ट को अपन ट्रांसफर नहीं मानते एज पर कैपिटल गेन्स, राइट? मिस्टर अनजान, a property dealer, sold a flat in Mumbai, the SDV of which is 2 crores and 1 which is 2 crores for 1.8 crores to his friend। मतलब 2 करोड़ की एसडीवी थी, इन्होंने 1.8 करोड़ में बेच दिया अपने दोस्त को। ये प्रॉपर्टी डीलर है। मिस्टर अश्विन, इसको बेची मिस्टर अश्विन को, जो कॉलेज लेक्चरर है। मिस्टर अंजान had purchased the flat 1 year back for 1.5 crores and the SDV on that date was also 1.5 crores। What are tax implication of such sale? तो अपन ने क्या किया? अपन ने सर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.8 करोड़ में बेच दी। ठीक है? तो अपने हाथ में क्या रहेगी? उसकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगी, सेल प्राइस रहेगी, वो 2 करोड़ ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 50C अप्लाई होता है। पर सर ये तो प्रॉपर्टी डीलर है। तो यहाँ पे 50 सी अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? 43 सीए। क्या होगा? 43 सीए। जैसे कैपिटल गेन में 50 सी अप्लाई होता है, वैसे ही बिजनेस इनकम में जब कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसको 43 सी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपको 43 सी अप्लाई हो जाएगा और 2 करोड़ की आपकी सेल प्राइस रहेगी।
माइनस 1.5 करोड़ आपकी 50 लाख की इनकम हो जाएगी। और हमने अपने फ्रेंड को बेचे, हमने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको 1.8 करोड़ में दे दिए, मतलब उसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी मिली, तो उसके हाथ में 20 लाख की इनकम हो जाएगी आईएफओएस। सॉरी सर। ठीक है, चलो। अब सर अपन आगे बढ़ रहे हैं। अरे! ये क्या? फर्स्ट का आंसर तो गलत है। ये आंसर दिख रहा है यहाँ पे। हमने डी आंसर मार्क किए हैं। फिर क्या गलती हो गई सर हमसे? अब तो कोई गलती नहीं है सर। ये क्या सर, आप गलती पे गलती करा रहे हो। ये तो गलत बात है सर। गलत बात है, हम नहीं सहेंगे सर ये चीज़। क्या गलत करा रहे हो सर ये? क्या गलती बताओ? क्या गलती है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। छुपा के रखा हूँ मैंने, देखो। इममूवेबल प्रॉपर्टी में जो अपन टैक्सेबिलिटी देखते हैं बेटा अंडर 56 टू 10, उसमें अपन क्या देखते हैं बेटा? अपने को ना पर प्रॉपर्टी एसडीवी जब 50,000 से ऊपर है, तब हम टैक्सेबल करते हैं। पर प्रॉपर्टी एसडीवी मतलब हर प्रॉपर्टी के लिए अलग-अलग चेक करते हैं। जब बात होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की तो हम एग्रीगेट करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट करते हैं, बट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं? हम पर प्रॉपर्टी एसडीवी चेक करते हैं। तो यहाँ पे सर पर प्रॉपर्टी एसडीवी क्या होगी सर? ये तो 80 लाख की इनकम आएगी अपनी, 1 लाख की भी इनकम आएगी, पर ये 50,000 हमारी इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि क्या है, क्या ये एसडीवी पर प्रॉपर्टी एसडीवी क्या ये 50,000 से ऊपर है? नहीं, ये एग्ज़ैक्टली 50,000 है। तो ये हमारी इनकम नहीं बनेगी, हमारी इनकम रहेगी सिर्फ़ 81 लाख। मुझको तुम्हारी गलती कराने में बड़ा मज़ा आता है। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो सर? देखो एग्ज़ाम के पहले जो गलती करो सब अच्छा है, ठीक है? और ये गलतियाँ मैं क्यों करवा रहा हूँ आपसे? क्योंकि खुद से सॉल्व करते हैं, आप ये गलतियाँ करते। 95% बच्चे गलतियाँ करते। इसलिए गलतियाँ करवा रहा हूँ, ताकि आपका जो नुकसान है सॉल्व खुद से नहीं करने का वो फुलफिल हो जाए, कि वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है? चलो, नेक्स्ट चैप्टर असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर स्पेशल एंटिटीज। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, डिविडेंड रिसीव्ड बाय रियल एस्टेट कंपनीज, सॉरी, डिविडेंड रिसीव्ड बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फ्रॉम एसपीवी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स। इस बारे में क्या है भैया? देखो सिंपल सी बात है भाई, डिविडेंड का सुन लो क्या होता है, कि डिविडेंड अगर एसपीवी ने ऑप्ट किया है टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम, तो एग्जाम रहता है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। ठीक है? और एसपीवी ने अगर ऑप्ट किया है टू पे टैक्स अंडर 15 बीडब्ल्यू, तो टैक्स बिल रहता है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में वैसे ही एग्जाम्प्ट रहता है, क्योंकि उनके हाथ में क्या रहता है, उनके हाथ में क्या रहता है, पास थ्रू स्टेटस। क्या रहता है? पास थ्रू स्टेटस। तो चलो आंसर देखते हैं। एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रीट, ऑब्वियसली exempt in the hands of unit holders only if SPV does not exercise option under 115 BW। मेरी क्वेश्चन है, Kamala Charitable Trust registered under 12AB, having its main object as medical relief, earned income of 2 lakhs as interest on bonds issued by local authority, and agriculture income of 4 lakh during the previous year 23-24। Which of the following statement is correct? देखो भैया, अगर आप 12AB में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, आप सेक्शन अगर 11 पे डिडक्शन 11 और 12 डिडक्शन ले रहे हो, तो आप सेक्शन 10 का कोई डिडक्शन नहीं ले सकते। आपकी इनकम सेक्शन 10 में एग्जाम नहीं हो सकती। दो एक्सेप्शन होते हैं इसके, एक 10(1), एक 10(23)(c)। ये दो एग्जेम्पशन होते हैं, मतलब दो एक्सेप्शन होते हैं, कि आप 10(1) में ले सकते हो और 10(23)(c) में ले सकते हो। अब एग्रीकल्चर इनकम जो है 4 लाख की, वो तो ट्रस्ट खाते में एग्जाम्प्ट रहेगी, पर जो 2 लाख इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स है इशूड बाय लोकल अथॉरिटी, ये ना 10-15 में एग्जाम्प्ट होते हैं। हमने पढ़ा है क्या? नहीं, आपने नहीं पढ़ा होगा ये, बट बता रहा हूँ मैं, सीख लो यहाँ पे। ठीक है? 10-15 में क्या होता है सर? ये एग्जाम्प्ट होते हैं, राइट? बट अगर ट्रस्ट 12 ए बी में रजिस्टर्ड है और सेक्शन 11 और 12 का रिडक्शन एग्जाम्पशन ले रही है वो इसका एग्जाम्पशन नहीं ले सकती। तो देखो आंसर, द ट्रस्ट कैन क्लेम एग्जाम्पशन अंडर 10(1) इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर इनकम, हाउएवर एग्जाम्पशन अंडर 10(15) इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ लोकल अथॉरिटी इज नॉट अवेलेबल इफ इट इज क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31/3/24, अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB derived income of 10 lakhs from properties held under trust and 15 lakhs being voluntary contributions from public। ठीक है? 10 लाख मिले भाई प्रॉपर्टी ना ट्रस्ट से, और 15 वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, 25 लाख हो गया। उनने आउट ऑफ विच 8 लाख अप्लाई किया फॉर चैरिटेबल पर्पसेस एंड 4 लाख टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्फनेज। ठीक है, अपन रीपेमेंट कर दिया। अब रीपेमेंट हमको अलाउड रहता है, एंड द अमाउंट ऑफ 4 लाख वाज नॉट क्लेम्ड एज एप्लीकेशन इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। और लोन कभी अपन ने अप्लाइड माना ही नहीं है, तो अब रीपेमेंट को अप्लाइड मानेंगे अपन। तो बेसिक क्वेश्चन है, 25 लाख टोटल इनकम है, माइनस 15% करेंगे हम। ठीक है? ओके,
कितना बचा 21.25। ओके, इसमें अप्लाई किया अपन ने 8 लाख और रीपे किया 4 लाख। कितना बचा बेटा 9.25 लाख। वेरी इजी बेसिक क्वेश्चन। During the previous year 2024, Sarvasena, a charitable trust, made voluntary contributions, not being corpus donation to another charitable trust under 12AB out of its current year income derived from property held under trust. कोई दिक्कत नहीं है. An educational institution referred to in 1023C6 out of its current year income derived from property held under trust. कोई दिक्कत नहीं है. Another charitable trust registered under 12AB out of its accumulated income of the trust. ये नहीं चलेगा. ये नहीं चलेगा. तो which of the voluntary contribution are permitted as application of income? तो सिर्फ 1 और 2 चलेगा, थर्ड वाला नहीं चलेगा. अब रीट की सर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2 करोड़ टू इट्स यूनिट होल्डर्स व्हिच कंप्राइजेस ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम रीट सॉरी रेंटल इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डायरेक्टली हेल्ड बाय इट 80 लाख रुपीस. रेंटल इनकम कहाँ जाएगी सर? यूनिट होल्डर्स के हाथ में. इसको मिलता है पास टू स्टेटस, रीट को मिलता है. इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एसपीवी ये भी जाएगी यूनिट होल्डर्स के हाथ में. डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीवी. अब डिविडेंड के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा कि भाई एसपीवी ने ऑप्ट क्या किया है, क्या इन्हें 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट किया है. देखते हैं. इन दिस केस एसपीवी इज एन इंडियन कंपनी ए लिमिटेड इन विच रीट होल्ड्स 100% शेयर्स. ओके, ए लिमिटेड डज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर 115 बीडब्ल्यू. इन्हें ऑप्ट नहीं किया है, मतलब ये नॉर्मल स्कीम में पे कर रहे हैं, मतलब डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा. मतलब क्या होगा? डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा यूनिट होल्डर्स के हाथ में भी. तो ये एग्जेम्प्ट होगा. एंड कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट ये जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में. तो मैं बोल सकता हूँ भाई सिर्फ रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम क्या है सर? टैक्सेबल है यूनिट होल्डर्स के हाथ में. डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है दोनों के हाथ में. ठीक है. और कैपिटल गेन टैक्सेबल बिजनेस ट्रस्ट के हाथ. राइट. और जो रीट रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम पे करेगी उस पर टीडीएस काटेगी. ये बोल सकता हूँ मैं, है ना? चलो देखो आंसर वही है 4 एंड 5 अबव. मतलब 4 देखो क्या लिखा है. ओनली इनकम रेफर्ड टू इन 4 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रीट दैट इज कैपिटल गेन. इनकम रेफर्ड टू इन 1 एंड 2 जो इंटरेस्ट और ये है रेंटल इनकम ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स. ओके. इनकम रेफर्ड टू इन 3 इज एग्जेम्प्ट बोथ इन द हैंड्स ऑफ रीट एंड यूनिट होल्डर्स. तीन दोनों के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा. ठीक है. एंड टैक्स इज डिडक्टेबल बाय रीट फ्रॉम इनकम रेफर्ड टू इन 1 एंड 2. सर आप ये पूरे ऑप्शंस पढ़िए. नहीं बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने. काम की बात करेंगे, कंसेप्ट तो कवर हो गया अपना. फिर क्यों पढ़ के टाइम वेस्ट करें अपन, है ना? लॉजिकली स्मार्टली करना. अपन स्मार्ट रिवीजन करते हैं, स्मार्ट पढ़ाई करते हैं अपन. Mr. B has been holding 10% unit in real estate investment trust, 7.5% units in securitization trust, and 5% unit in investment fund for more than 15 months. The following income were earned by trust fund during the previous year 24-25. देखो लिख दिया मैंने. इन्वेस्टमेंट फंड में 5%, रीट में 10% और सिक्योराइजेशन ट्रस्ट में 7.5%. ठीक है. अब देखो इसमें ना तुम्हारा नॉलेज तीनों का जरूरी है. अब तीनों का नॉलेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटफट. ठीक है. रीट का अपन ने याद कर चुके हैं अभी भी क्या क्या कि कौन सी इनकम यूनिट होल्डर्स तक टैक्सेबल होती है. एक तो इंटरेस्ट, एक डिविडेंड, एक रेंट फ्रॉम रीट. बाकी सब इनकम जो होती है टैक्सेबल होती है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. अच्छा इसके अलावा एक इनकम और आई है अभी जो अमेंडमेंट आया है. वो क्या होती है? स्पेसिफाइड इनकम, वो अदर इनकम जो होती है. ठीक है. वो अमेंडमेंट आया, ध्यान रखना. ठीक है. ओके. इसके अलावा बेटा इन्वेस्टमेंट फंड में पीजीयूपी इनकम जो होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल. बाकी सारी इनकम होती है किसके हाथ में टैक्सेबल? यूनिट होल्डर्स के हाथ में. और जो लॉस भी होता है वो भी पीजीयूपी का लॉस जाएगा बिजनेस सॉरी इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में. और बाकी सारे लॉस जाएंगे यूनिट होल्डर्स के हाथ में. बट उसमें कंडीशन है यूनिट होल्डर्स को होल्ड करना चाहिए जो यूनिट्स है मोर देन 12 मंथ्स. तो यहाँ 15 मंथ्स ले होल्ड कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. और यहाँ पे है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट. इसमें सारी इनकम जाती है किसके हाथ में? यूनिट होल्डर्स के हाथ. ठीक है. चलो करते हैं चालू. तो देखो रेंटल इनकम है तो 10 लाख का 10% जाएगा यूनिट होल्डर्स के हाथ में. 10% होल्ड कर रहे हैं क्योंकि अपन मिस्टर बी. इंटरेस्ट इनकम जाएगा एसपीवी से होल्डर के हाथ में 8 लाख का 10% अपने हाथ में. अदर इनकम नॉट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड ये हमारे हाथ में नहीं आया. ये अदर इनकम है. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे कुछ है ही नहीं. इन्वेस्टमेंट फंड की बात करते हैं. पीजीपी इनकम रहेगी इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में, अपने हाथ में नहीं आएगी. अदर इनकम अपने हाथ में आएगी 2 लाख इंटू 5% 10,000. ठीक है. और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं. तो 1250 इंटू 5% 60 टू 500. सिक्योराइजेशन ट्रस्ट की जो भी इनकम है 6 लाख की 7.5% से अपने हाथ में आएगी. सबको ऐड किया मैंने. और इसके अलावा देखो व्हाट वुड बी टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी फॉर प्रीवियस ईयर 2024 assuming that apart from share in above income Mr. B had only long term capital gains of 2,70,000. इसके अलावा हमारे पास सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 270. अच्छा ओके. तो 270 का लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अपने पास.
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो हुआ है, क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो आ जाओ, पूरी इनकम ऐड करेंगे और 270 की कैपिटल गेन से 60 टू 500 का लॉस सेट ऑफ कर देंगे। तो हमारी इनकम आएगी बेटा 440 टू 500। ABC company and PQR company are two non-resident entities based in country A and country B, country P, respectively. Both the entities own and operate an electronic facility through which they effect online sale of organic products manufactured by them. Details of their receipts from such sale during the previous year 23-24 are: receipt from sale of organic products to person resident in India 138 lakhs, PQR and company 126 lakhs. Receipt from sale of organic products to person resident in other parts of the world 285 377, इससे मतलब नहीं हमको। बट आउट ऑफ सम मेंशन इन बी, द रिसीट्स फ्रॉम पर्सन यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया का वाईफाई यूज कर रहे हैं लोग, इंडिया का वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो हम इसकी इनकम क्या करते हैं, इंडिया में इंक्लूड करते हैं। तो इंडिया की इनकम कितनी हो गई इनकी, 138 प्लस 63 दैट इज 201 लाख, और यहाँ पे 126 प्लस 73 दैट इज 199 लाख। अब तो इक्विलेशन लेवी लगता है 165 ए का ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे, वो कब लगता है, जब आपकी रिसीट जो होती है इंडिया से, या फिर जो पर्सन यूज़ कर रहे हैं आईपी एड्रेस, मतलब इंडिया का वाईफ़ाई, वो मिला के 2 करोड़ के ऊपर। मैं आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया को इंडिया का वाईफ़ाई बोलता हूँ ना, ध्यान रखना। तो 138 प्लस 63 कितना होता है बेटा, 201 लाख। 2 करोड़ के ऊपर हो गया, तो इसके हाथ में इसको इक्विलेशन लेवी पे करना पड़ेगा 2% पे। और यहाँ पे टोटल कितना हुआ बेटा 199, तो क्या इसके हाथ पे इक्विलेशन लेवी एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। Declaration levy is attracted in the hands of ABC and company, but not parent company. Question number two. Mr. Rajesh, a resident Indian, is an employee of Messrs. ABC Limited, Bangalore. In addition to the salary income from MS ABC Limited, he also earns interest from FD. Okay, salary income इनकी. Messrs. PQR Inc., a foreign company not having P in India, whose gross receipts are equivalent to 1.8 crores, rendered online advertisement services to Mr. Rajesh, for which Mr. Rajesh made payment of 2 lakhs in the financial year 23-24. अब सुनो बेटा, मिस्टर राजेश कौन है? सैलरी वाला बंदा है। क्या वो इंडिया में बिज़नेस कर रहा है? नहीं। ठीक है? तो इक्विलेशन लेवी 165 का एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। 6% वाला जो होता है एप्लीकेबल नहीं होगा। भले ही 1 लाख से ऊपर है पेमेंट, पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये बिज़नेस नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 165 ए एप्लीकेबल है क्या 2 करोड़ से ऊपर वाला? वो चेक करते हैं। बट से यहाँ पे तो 1.8 करोड़ ही कर रहे हैं लोग। तो 165 ए भी एप्लीकेबल। तो आंसर क्या है सर? द ट्रांज़ैक्शन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू इक्विलेशन लेवी, ओनली 7। बाकी पढ़ के टाइम वेस्ट करेंगे, वो मतलब नहीं। कंसेप्ट पढ़ लिया अपन ने, कंसेप्ट रिवाइज हो गया अपना, एमसीक्यू सॉल्व करने का पर्पस सॉल्व। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा टीडीएस का क्वेश्चन। मिस्टर वल्लिश, एम्प्लॉयड एज मैनेजर विद एबीसी लिमिटेड, पेज रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ टू हिज लैंडलॉर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 195 भी लग जाएगा ना, 50,000 पर मंथ रेंट पे कर रहे हैं तो लग जाएगा ना? नहीं लगेगा सर, क्योंकि 194 आईबी में रेंट होना चाहिए 50,000 से ऊपर, मोर देन 50,000। ध्यान रखो ये सब चीजें, मोर देन लेस देन तुमको याद रखना पड़ेगा बेटा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना ये बात। तो मिस्टर वलिश इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, सीधी बात है। एबीसी लिमिटेड टू कौन सबलीज अ बिल्डिंग फ्रॉम मिसेस जानवी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/23 फॉर अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। जुलाई से लिया, अप्रैल में जून छोड़ दो, 9 मंथ्स के लिए 20,000 इंटू 9 1,80,000। और उनने क्या है, एक मशीनरी भी ली 15,000 पर मंथ पे 1/10/23 से, मतलब 6 मंथ्स के लिए 15,000 इंटू 6 90,000। अब दोनों मिला के सर 2,40,000 है। अब ये क्या बोल रहे हैं सर कि हम टीडीएस पे नहीं करेंगे क्योंकि अलग-अलग जो है वो 2,40,000 से कम है। ठीक है? ओके? और देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एबीसी लिमिटेड्स टैक्स लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अज्यूमिंग दैट 1 मंथ्स रेंट वाज रिसीव्ड एज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट व्हिच इज रिफंडेबल एट द एंड ऑफ लीज़ पीरियड। ठीक है? तो आंसर क्या है बेटा? आपका 10% काटना पड़ेगा 1,80,000 पे, क्योंकि वो किस पे है बेटा? वो बिल्डिंग पे है। ठीक है? और बाकी 90,000 में 2% काटेंगे क्योंकि मशीनरी पे है। तो आपका आंसर है सी, टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड एट 10% ऑन 180 एंड 2% 90,000। ठीक है? दैट इज़ रेंट एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी डिपॉज़िट। क्यों सर? क्योंकि ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉज़िट है। क्या है? रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉज़िट है। अगर सिक्योरिटी डिपॉज़िट रिफंडेबल होता है, तो टीडीएस 194 आई का एप्लीकेबल नहीं होता। बट अगर सिक्योरिटी डिपॉज़िट नॉन रिफंडेबल होता है,
194 आएगा टीडीएस एप्लीकेबल। Next chapter, chapter number 11, Income Tax Authorities. Question 1. In the course of such operations, under 132 in the month of May 23, Mr. Akash makes a declaration under 132.4 on the earning of income not disclosed in respect of previous year 2022-23. Okay. He also explains the manner in which he has derived such income, and he pays tax together with interest on such income and declares such income in the return of the income filed by him in the month of July 23. Is penalty leviable in this case? If so, how much? देखो बेटा बेसिकली पेनाल्टी कौन सी है? 271 ए बी की पेनाल्टी है। कहाँ 30% लगता है, कहाँ 60% लगता है। मतलब कौन सी है बेटा? अनडिस्क्लोज इनकम फाउंड इन सर्च। अनडिस्क्लोज इनकम फाउंड इन सर्च, ए बी बी फॉर बदमाश, बदमाश मतलब सर्च, ठीक है। अब बेटा ये याद नहीं है तुमको तो अगर पेनाल्टी लेक्चर देख लेना मेरा, उसमें से याद याद कराया हूँ मैंने। चलो आ जाओ। 30% कब कब लगता है? जहाँ पे एसएससी एडमिट करता था इनकम ड्यूरिंग सर्च, एक्सप्लेन करता है नेचर एंड सोर्स ऑफ सच इनकम, फिर उस पे टैक्स और इंटरेस्ट पे करता है और रिटर्न में डिस्क्लोज करता है। अब यहाँ पे उसने ऐसा किया है, यहाँ पे सब कुछ किया है, इसलिए 30% पेनल्टी लेवेबल रहेगी उसको अनडिस्क्लोज इनकम पे। अब सर फोर्थ क्वेश्चन देखो इसमें भी सेम है। इसमें सर्च ऑपरेशन में इनकम मिली, ठीक है? उनने भैया एक्सप्लेन कर दिया मैनर, उसने रिटर्न एडमिट कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया मैनर, टैक्स इंटरेस्ट सब पे कर दिया। बस उसने क्या किया, ही डज़ नॉट डिस्क्लोज सच इनकम इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन 31/7/24। रिटर्न में नहीं दिखाया उसने। यहाँ पढ़ो, 60% कब लगता है? इवन इफ वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, 60% पेनल्टी विल बी लेविएबल। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 30%, नहीं तो 60%। ऊपर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इसलिए लगेगी 30%। यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, इसलिए लग जाएगी 60। डन? क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements are correct in relation to power of income tax authority to collect information which may be useful for purpose of income tax act? देखो पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन है। पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब 133 बी। 133 बी मतलब आप कलेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे सर? आप बिजनेस प्रोमाइसेस में जाओगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, और बिजनेस आवर्स में जाओगे। दूसरी बात, आप बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकते। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकते। देखो आंसर क्या है? द इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर द प्लेस ऑफ बिजनेस ओनली ड्यूरिंग द आवर्स एट व्हिच सच प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यस। एंड द इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन ऑन नो अकाउंट रिमूव और कॉस्ट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिल्डिंग और प्लेस ही हैज एंटर्ड एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। इंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है, और तुम बिजनेस आवर्स में एंटर कर सकते हो। द एओ विद इन जुरिसडिक्शन सर्वेड अ पॉपुलर साइबर कैफे। सर्वे हुआ है बेटा रात के 1 बजे। अब देखते हैं साइबर कैफे ओपन कब तक रहता है। 2 पीएम से 2 एएम, तो बिज़नेस आवर्स में कोई दिक्कत नहीं है। और उसने इम्पाउंड किया एंड रिटेन किया इन हिज कस्टडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 12 डेज़ के लिए आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस। तो देखो 133 क्या होता है? सर्वे होता है। आप कहाँ जा सकते हो? आप कहीं भी जगह घुस सकते हो, कोई भी अगर घ जहाँ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी वहाँ घुस सकते हो। घर में घुस रहे हो तो आफ्टर सनराइज़ बिफोर सनसेट घुसना पड़ेगा। अब जा रहे हो अगर आप बिज़नेस प्रेमाइसेस में, तो बिज़नेस आवर्स में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन जा रहे हैं बिज़नेस प्रेमाइसेस में, तो अपन बिज़नेस आवर्स में कभी भी जा सकते हैं। रात को रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 1 एएम जा सकते हैं, इट इज़ करेक्ट। दूसरी बात, हम 133 सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्पाउंड कर सकते हैं फॉर 15 डेज़ आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस विदाउट एनी परमिशन। 15 डेज़ से ऊपर हमको अगर इम्पाउंड करके रखना है अपने पास, तो परमिशन लेनी पड़ती है हमको सीआईटी, डीआईटी, सीआईटी, डीजीआईटी प्लस देयर प्रिंसिपल, इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। बट इस केस में हमको परमिशन लेनी 12 डेज़ के केस। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, हम जा भी सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्पाउंड भी कर सकते हैं। तो आंसर देखो क्या है? ए, द एओ एक्शन इन एंटरिंग द साइबर कैफे एट 1 एएम एंड इम्पाउंडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड बाय हिम इज़ इन ऑर्डर। सही है, ठीक है? चलो नेक्स्ट करेंगे बेटा। इन द कोर्स ऑफ सच ऑपरेशंस, अच्छा ये तो हो गया अपना। ठीक है, चारों क्वेश्चन खत्म हो गए। फर्स्ट और फोर्थ पहले कर लिया अपन ने, सेकंड थर्ड बाद में कर लिया। अब नेक्स्ट है, अ सर्वे इज कंडक्टेड अंडर 133 ए इन प्रेमिसेस ऑफ मिस्टर आरव एंड अ सर्च इज कंडक्टेड अंडर 132 इन द प्रेमिसेस ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अर्जुन ऑन 1523। अर्जुन क्या सर्च हुई है, आरव क्या सर्वे हुआ है। द एओ issued notices under 148 for AY 2122, AY 2223 and AY 2324 to Mr. Arav and Mr. Arjun. However, such notices were not accompanied by the copy of an order passed under 148A. Is the action of AO in issuing such notices under 148 to Mr. Arav and Mr. Arjun valid? अब देखो 148A में हमको किस किस को भेजना पड़ता है, किस किस को नहीं भेजना पड़ता। 148A में जो बदमाश लोग होते हैं कौन कौन होते हैं? जिसके यहाँ सर्च हुई है, रिक्वेजिशन हुई है, या फिर जिस पर्सन के यहाँ एसेट्स मिले किसी और पर्सन की, या फिर बुक्स मिली आपकी।
आपकी बुक्स किसी और पर्सन के यहाँ मिली है या फिर आपके एसेट्स किसी और पर्सन के यहाँ मिले हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? 148 में बदमाश लोग कौन होते हैं? जो अपन ने जो हमने यहाँ पढ़े थे, किसमें 148 ए में, वो प्लस सर्वे। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। एक बार सुनो फिर, ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, ठीक है? अगर आपको ये समझता नहीं, रिवीजन देख लेना एक बार मेरा, पर सुनो एक बार। 148 ए में हमको किसके लिए 148 ए नहीं करना पड़ता। ऐसे 3 लोग हैं, कौन से? सर जिसके यहाँ सर्च हुई है या रिक्विजिशन हुए हैं या फिर जिस पर्सन के यहाँ किसी और पर्सन के यहाँ सर्च हुई है और आपके एसेट्स मिले, किसी और पर्सन के यहाँ सर्च हुई है, आपकी बुक्स मिली, ठीक है? ये केस में 148 में एओ इज़ डीम्ड टू हैव इन्फॉर्मेशन इन सर्टेन केसेस। कौन से? जो अपने लोग डिस्कस किए वो प्लस जिसका सर्वे हुआ है। तो 148 में AO is deemed to have information in case of survey. But in case of 148A, सर्वे होने से 148A से AO एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सर्वे होने पे भी 148A तो AO करना ही पड़ेगा। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे सर्च हुई है किसके यहाँ? अर्जुन के यहाँ। तो जहाँ सर्च हुई है वहाँ पे 148A रिक्वायर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ आरव के यहाँ सर्वे हुआ है वहाँ पे 148A रिक्वायर्ड है। तो नो द एक्शन ऑफ AO इन इशूइंग सच नोटिसेस अंडर 148 इज नॉट वैलिड इन नहीं, ये आंसर नहीं है इसका। आंसर सी होगा बेटा। Yes, the action of AO in issuing such notice under 148 is valid in the case of Mr. Arjun, but not in the case of Mr. Arav. कि अर्जुन क्या सर्च हुई है, आरव क्या सर्च नहीं हुई। सर आप आंसर देख के क्यों पढ़ा रहे हो सर? देखो बेटा आंसर दिखा के मतलब मैं टिक करके पढ़ा रहा हूँ, सर टाइम बचा रहा हूँ मैं आपका। ठीक है, मैं हो सकता है एक-एक क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊँ कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, पर उतना पढ़ने का टाइम नहीं है अपने पास, तो टाइम वेस्ट ही है वो। ठीक है? अपना एमसीक्यू सॉल्व करने का मोटिव क्या है? कि अपन कांसेप्ट रिवाइज़ करें, जो भी कांसेप्ट यूज़ हुए हैं यहाँ पे और कांसेप्ट टेस्ट करें। ओपन सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है? तो जहाँ पे अननेसेसरी वहाँ पे अपन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है? Mayank, aged 50 years, sold his residential house property for 30 lakhs during the previous year, 2021, whereas the stamp duty value for the same was 38 lakhs. He computed long-term capital gain of 5 lakh by taking full value of consideration as 30 lakhs. 38 की जगह उन्होंने 30 लाख ले लिया। चलो, ठीक है। And paid tax accordingly by filing his return of income. During the previous year, he wants to correct the full value of consideration by filing an updated return under 138A, 138A for AY 2122. In this case, what would be the additional tax liability, ignore interest, as per section 140B? एडिशनल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? अब देखो AY 2122 केस है, मतलब 31/3/22, 24 मंथ्स तक अपन कर सकते हैं। 31/3/23 तक कर दिया तो हम पे करेंगे 25% एडिशनल टैक्स, ठीक है? और 31/3/23 के बाद 31/3/24 तक किया, इस बीच में पे करना पड़ेगा 50%। हम कब डिसाइड किए हैं सर? हम ना कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24 में, मतलब यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो 50% पे करना पड़ेगा। इनकम कितनी नहीं दिखाया अपन ने? 8 लाख की इनकम नहीं दिखाए, तो 8 लाख की इनकम पे टैक्स कितना आएगा बेटा? कैपिटल गेन 112 में आएगा 20% पे, 1,60,000 प्लस 4% सेस दैट इज 166,400। इसका कितना लगेगा एडिशनल टैक्स? 50%। 50% इज 83,200 आंसर। ओके, डन। वहाँ पे एडिशनल टैक्स पूछा है, ध्यान रखना। Who among the following is not mandated to file return of income under 139 for A by 2425? Okay. यहाँ पढ़ना पड़ेगा हमको। XYZ Private Limited having incurred a loss of 150 during the previous year, कंपनी को भरना ही पड़ेगा। Mr. Manohar, aged 66 years, having total income of 350 before deduction under section 80C of 1.5 lakh, इनको भी भरना पड़ेगा सर, बेसिक इनकम से ऊपर इनकम है। Mr. Jay, who has traveled to Dubai during the year, spent 4.5 lakh on his travel and stay. फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ऊपर पे किया है, स्पेंड किया है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मिस मोना, a non-resident having assets worth 2 crore in India and 5 crores outside India, he has not earned or received any income in India. इसको फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर इसकी इनकम, इसके एसेट्स तो इंडिया में है, फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर इसके एसेट्स तो इंडिया के बाहर है, हमने ऐसा कुछ पढ़े ना कि अगर हमारा एसेट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंडिया के बाहर है या साइनिंग अथॉरिटी इंडिया के बाहर है, तो रिटर्न फाइल करना पड़ता है। वो बेटा किसको करना पड़ता है? आरओआर को, ध्यान रखना। एनआर को नहीं करना पड़ता, ये एनआर है, तो उनको रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता। मिस्टर राम born on 1/4/1964 हैज अ जीटीआई ऑफ 2,90,000, मतलब ये 60 साल के हो गया भाई इस साल। फॉर एवर 2025 कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम 2,90,000 की इनकम है उनकी, मतलब भैया रिटर्न फाइल नहीं करना उनको इस केस में, क्योंकि इनकी बेसिक इनकम से कम है। ठीक है,
ही डज़ नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए। ही पेज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000 पर मंथ। ओके, साल भर में कितना हो गया? 1,20,000 दैट इज़ 1 लाख के ऊपर। तो इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इसी कंडीशन से। ठीक है? मेलबर्न विज़िट किया उनने और खर्चा हुआ कितना 1.2 लाख का और 80,000 खर्चा उनके बेटे ने फ़ोन किया। और टोटल कितना है 2 लाख। मोर देन 2 लाख होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन तो कोई काम की नहीं है, अपने बस एक कंडीशन काम की 10,000 पर मंथ वाली। तो हम क्या बोलेंगे? यस राम इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम सिंस ही पेज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000 per month which exceeds the prescribed annual threshold. Which of the following cannot be adjusted in computation of total income while processing the return of income under 143(1)? अब 143(1) में कौन से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं? यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा हमको। अरिथमेटिकल एरर करना पड़ता है। इनकरेक्ट क्लेम ये भी होता है। डिसअलाउंस फॉर एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट हाँ, ये भी होता है। Addition of income appearing in Form 26AS which has not been included in computing total income in the return. ये नहीं होता। ये पहले होता था आज से 5 साल पहले, अब नहीं होता। Chapter 13 Appeals and Revision. चलो। Mr. Rajesh is aggrieved by an order passed by Commissioner of Income Tax imposing penalty under 270A for underreporting of income. What is appellate remedy? मैंने बताया था आपको। कमिश्नर लेवल कोई भी लोग कर रहे हैं आपके आपके ऊपर कुछ भी, कमिश्नर लेवल, उसके अगेंस्ट आपको अपील में जाना है, तो आप कहाँ जाओगे? आईटेट के पास। सीआईटी, सीसीआईटी, डीआईटी, डीजेआईटी ये लोग कर रहे हैं ना, तो आप सीआईटी पे इस पर जा ही नहीं सकते क्योंकि सेम लेवल हो जाएगा ना, छोटे हो जाएँगे। जाते अपन किसी के पास? आईटेट के पास। हम जाएँगे आईटेट के पास 60 डेज़ के अंदर। Which of the following orders can be revised by Principal Commissioner under Section 263, where such order is erroneous insofar as it is prejudicial to the interest of revenue? पहला है an order passed by AO enhancing or modifying the assessment or cancelling the assessment and directing a fresh assessment. वहाँ जा सकते रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। An order modifying the order passed by TPO under 92 CA or cancelling the said order and directing a fresh order. दोनों में जा सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। The assessment of Messrs Epsilon Associates for FY 23-24 was made on under 143 on 20 December 24. The AO added 3 lakh being 30% of 10 lakh for non-deduction of tax at source and 4 lakh on account of unexplained investments. The AO, the assessee contested the addition on account of unexplained investment in appeal. एक मैटर के लिए अपील में चला गया वो बिफोर कमीशन अपील्स द अपील वाज डिसाइडेड अगेंस्ट द असेसी इन जून 25 व्हाट इज रेमेडी अवेलेबल टू असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसअलाउंस अंडर 40A? डिसअलाउंस के लिए अपने पास क्या रेमेडी है? देखो भैया, एक डिसअलाउंस के लिए अपन अपील में चले गए, दूसरे वाले के लिए अपने पास सिर्फ 154 है क्योंकि उसमें पार्शियल मर्जर अप्लाई होता है। क्या हम 264 कर सकते हैं? नहीं। 264 में टोटल मर्जर अप्लाई होता है। आप एक मैटर के लिए भी अपील में चले गए ना, अब पूरा ऑर्डर के लिए आप कभी भी 264 के पास नहीं जा सकते। पर आप 154 के लिए जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? पार्शियल मर्जर अप्लाई होता है। तो आंसर क्या है? Justice can file an application for rectification under 154 if it is a mistake apparent from record. 154 में जा सकते हैं और वो भी कब? जब वो मिस्टेक apparent from record हो। ठीक है? Which of the following orders is not appealable before commissioner appeals? कौन से ऑर्डर कमिश्नर अपील्स के सामने अपेलेबल नहीं है? ठीक है? देखो इसका आंसर देखो, एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास बाय एओ इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। आपने अगर थ्योरी पढ़े हो, तो वहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है ये। ऐसा क्यों होता है वो बता दूँ मैं। क्योंकि डीआरपी में कौन लोग होते हैं सर? डीआरपी में जो लोग होते हैं वो कमिश्नर लेवल के लोग होते हैं। अगर कमिश्नर लेवल के लोग पास करेंगे ऑर्डर कोई, तो तुम क्या सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हो? नहीं। तुमको जाना पड़ेगा आईटेट के पास। क्वेश्चन 5, तुमको ये सब नहीं समझ रहा है ना बेटा, अगर ये वाले चैप्टर्स नहीं समझते हैं अपील, रिवीजन, असेसमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, तो पक्का मेरे रिवीजन वीडियोस देखो एक बार, आपको पक्का समझ। मिस्टर एक्स इज अग्रीड बाय एन ऑर्डर पास अंडर 143 बाय एओ। मिस्टर वाई इज अग्रीड बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर 272A बाय डायरेक्टर जनरल। उनकी रेमेडी क्या अवेलेबल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के पास? देखो, एक एओ का ऑर्डर से अग्रीव्ड है, एक डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर से अग्रीव्ड है। तो एओ के ऑर्डर से अग्रीव्ड है वो कहाँ जाएगा? सीआईटी अपील्स के पास या फिर जेसीआईटी अपील्स के पास 30 डेज में अमेंडमेंट। ठीक है? और जो डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर से अग्रीव्ड है वो जाएगा आईटेट के पास 60 डेज में। देखो वही आंसर है। यहाँ पे पर आईसीएआई ने देखो अब ये मेहनत की नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कमिश्नर अपील्स लिखी है। यहाँ पे जेसीआईटी अपील्स के बारे में लिखा ही नहीं है। और तुमको ध्यान रखना है। अमेंडमेंट है और सब जगह मेंशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा इससे। अपील रिविजन खत्म हो गया।
अब नेक्स्ट चैप्टर है बेटा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्वेश्चन 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड ऑर्डर इन रिलेशन टू डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 245 एमए? कौन सा भैया? असेसमेंट ऑर्डर बेस्ड ऑन सर्च इनिशिएटेड अंडर 132, assessment order in case of survey carried out under 133A, and assessment order on the basis of information received under an agreement referred to in 90 or 98। ये तीनों ही बेटा नहीं होता है, साफ साफ दिया हुआ है। देखो आप अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाओगे, देखो साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि द ऑर्डर इज नॉट बेस्ड ऑन सर्च, रिक्वेजिशन, सर्वे और इंफॉर्मेशन डबल ए। तो भैया 123 अबाउ। Who amongst the following has not satisfied the specified conditions for making an application before DRP? So DRC, sorry. Before DRC, Dispute Resolution Committee. Mr. X who is convicted of an offence punishable under Prohibition of Benami Act, नहीं, ये तो नहीं आएगा बंदा, ये नहीं कर सकता। Mr. Y who is convicted of any offence punishable under Income Tax Act, ये भी नहीं कर सकता। Mr. Z in respect of whom proceeding under Black Money Act चल रहा है, वो भी नहीं कर सकता। Mr. A in respect of whom penalty under 271D has been levied for failure to comply with provision of section 269 SS of the Income Tax Act, ये कर सकता है। तो मिस्टर एक्स, वाई एंड जेड तीनों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे पता है आपको डीआरसी नहीं आता, देखो यहाँ पे लिखा है साफ-साफ, ओके? प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया इनकम टैक्स अथॉरिटी से, जो ब्लैक मनी एक्ट में कॉन्विक्टेड है, या फिर जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में कॉन्विक्टेड है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, या फिर ये कौन-सा है ये? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। सब फालतू जितना जो लोग फालतू काम करते हैं उनके लिए नहीं है डीआरसी ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट बेटा मिसलेनियस प्रोविजन, ये अपन लास्ट में करेंगे। अब हम करें प्रोविजंस टू काउंटरैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस। मिस्टर गणेश एंड मिस्टर राजेश रेसिडेंट इंडियंस बॉर्न ऑन 1/7/1963 एंड 1/4/1944। ये जो 1963 वाले हैं ये भैया 60 ईयर्स के हो चुके हैं और ये हो चुके हैं 80 ईयर्स के, ठीक है? एंड हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2024। हाउएवर, total income assessed in respect of such year under 144 is 8 lakhs and 5 lakh respectively. Is the penalty leviable under 270A, and if so, what is the quantum of penalty? अब देखो सर यहाँ पे क्या हुआ है ना कि इन लोग ने सर यहाँ बताया नहीं कि इन लोग ओल्ड रिजाइम में कि न्यू रिजाइम में, पर मुझे पता है क्योंकि ये पुराना एमसीक्यू है तो ये ओल्ड रिजाइम वाला ही है, पहले का ही पूछा हुआ है इन्होंने, एमसीक्यू को अमेंड ही नहीं किया है। हमको क्या समझ के सॉल्व करना है कि ओल्ड रिजाइम वाला है, तो ओल्ड रिजाइम का है सर 60 ईयर्स की इनकी एज है मिस्टर गणेश की, 8 लाख की इनकम है, और मिस्टर राजेश की 5 लाख की इनकम है, ठीक है? तो मिस्टर राजेश की 5 लाख की इनकम है, तो इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना हुआ? 5 लाख। तो इनने तो उतनी इनकम उतनी इनकम है इनकी। तो क्या इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? नहीं सर, क्योंकि इनकी इनकम अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो इनके हाथ में कोई पेनल्टी लगने वाली है क्या? नहीं। मिस्टर गणेश की इनकम कितनी है? 8 लाख। इनकी बेसिक एग्जम्पशन कितनी है? 3 लाख की इनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो 5 लाख पे इनको टैक्स लगेगा। तो 2 लाख पे लगेगा सर कितना? 5% ऑन 2 लाख, एंड बचे हुए 3 लाख पे 20%। तो लाख पे 5% ये होगा 10,000, एंड बचे हुए 3 लाख पे 20%, 30,000, ठीक है? टोटल हो गया 70,000 बेटा, प्लस सेस 4% इनटू डिवाइडेड बाय 2% बेसिक 36,400। तो इनके हाथ में देखो भाई, यहाँ पे आईसीआई ने क्या किया है, देखो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब देखो अभी 80 इयर्स का है, तो यहाँ पे इनने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि इन्होंने क्या ऑप्ट किया है, ओल्ड रिजाइम ऑप्ट किया है कि न्यू रिजाइम ऑप्ट किया है। तो शायद अपने को खुद डिसाइड करना है कि इनको क्या रिजाइम ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है? पर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए भाई। अब बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भाई इसमें ओल्ड रिजाइम ऑप्ट कर रहा है कि न्यू रिजाइम ऑप्ट कर रहा है। या तो इसमें लिखना चाहिए कि उनकी पेनल्टी बताओ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन व्हिच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल टू देम, ठीक है? अब इनने क्या किया देखो कि 5 लाख का जो इनका है मिस्टर राजेश का, इनको इन्होंने ओल्ड रिजाइम ऑप्ट करा दिया। ओल्ड रिजाइम में इनकी बेसिक एजम्पशन कितना है? 5 लाख तक के है। अगर ये न्यू रिजाइम ऑप्ट करते, तो इनकी कितनी रहती बेटा? इनकी 3 लाख की रहती। इनको पेनल्टी पे करना पड़ता। तो इनको ओल्ड रिजाइम ऑप्ट करा दिया, इनकी नो पेनल्टी, बरोबर? और मिस्टर गणेश को इन्हें न्यू रिजाइम ऑप्ट करा दिया। मिस्टर गणेश पे इनने टैक्स कितने पे निकाला? न्यू रिजाइम के हिसाब से निकाला। देखो, आप 3 लाख तक के बेसिक एजम्पशन,
3 to 6 लाख, 3 लाख पे 5% 15,000 और 2 लाख पे 10% 20,000, दैट इज 35,000 प्लस 4% सेस, दैट इज इक्वल 1000 प्लस 4% सेस 36,400, दैट इज 18,200, 18,200 पेनाल्टी आएगी। तो इनने इसका कर दिया न्यू रिजाइम के हिसाब से, इसका कर दिया ओल्ड रिजाइम के हिसाब से। तो ऐसा नहीं चलता भाई, ये मतलब या तो लिखना चाहिए था वहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन मोस्ट बेनिफिशियल। ठीक है? चलो ये तुम लोग ध्यान रखना। ये तो मुझसे गलती होगी कि मुझे, क्योंकि मुझे ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने। मुझे याद है आंसर्स, इसके आंसर्स भी याद है। ठीक है? बट यहाँ पे क्योंकि इन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया तो मुझे लगा चेंज ही नहीं किया होगा। बट इन लोगों ने क्या किया कि इसको 80 इयर्स का दिया, तो इसको उन्होंने ओल्ड डिजाइन में रहने दिया और इसको पेनाल्टी कम करने के लिए इन लोगों ने न्यू डिजाइन में डाल दिया। तो ठीक है, वैसे आंसर कर देंगे। बड़े ध्यान रखना आप लोग, ओके? चलो, मिस्टर महेश is found to be the owner of two gold chains of 50 grams each, value of which is 1,45,000 each, during the financial year ending 31 to 24, which are not recorded in his books of accounts, and he could not offer satisfactory explanation for the amount spent on acquiring these gold chains. As per section 115 BBE, Mr. Mahesh would be liable to pay tax of. अब देखो 115 BBE के हिसाब से क्या होता है सर? टैक्स लगता है अपने को 78%, 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4%, दैट इज इक्वल टू 78%। तो 145 की टू गोल्ड चेन है, 145 इंटू टू 2,90,000 इंटू 78% 226,200। इतना पुराना क्वेश्चन नहीं है। 50 ग्राम की एक गोल्ड चेन है, उसका वैल्यू कितना 145 बोल रहा है ये। तो 75,000 रुपए 10 मतलब 75,000 रुपए का 10 ग्राम सोना मिलता है। ठीक है? मिस्टर अरविंद एक्वायर्ड अ फ्लैट इन कंट्री पी इन द प्रीवियस ईयर 18-19 फॉर 50 लाख, आउट ऑफ द सेड सम 20 lakh was assessed to tax in total income of previous year 18-19 and earlier years that come to notice of AO in the previous year 2024. If the value of flat on 1/4/23 is 90 lakh, the amount chargeable to tax under Black Money Act कितना होगा? देखो, ये ब्लैक मनी एक्ट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 50 लाख की वैल्यू थी 18-19 में, ठीक है? उसमें 20 लाख अपन अभी तक टैक्स में दिखा चुके हैं। 20 लाख की वैल्यू दिखा चुके हैं, 30 लाख की नहीं दिखाए। तो अभी की वैल्यू 1/4/23 को 90 लाख है और अभी वो प्रीवियस ईयर 23-24 में आई एओ के नोटिस में। तो अभी उसमें कितनी इनकम अपन टैक्सेबल करेंगे? तो देखो, अपन ने 50 में से 20 लाख दिखा चुके हैं, ठीक है? तो अगर अभी वैल्यू 90 लाख है, तो प्रोपोर्शनेटली 20 लाख की वैल्यू क्या होगी 90 के हिसाब से, ठीक है? तो निकाला अपन ने, देखो 90 इंटू 20/50 36 लाख आई। मतलब 20 की वैल्यू अभी कितनी है 36 लाख, वो माइनस कर दिया 54 लाख हमको अभी टैक्सेबल करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला के हिसाब से। आपको एकदम ईज़ी वे बताऊँ? बताता हूँ, देखो 50 में से आप 20 टैक्सेबल कर चुके हो, मतलब अभी टैक्सेबल कितना करना है 30 लाख करना है, ठीक है? तो देखो 30 लाख टैक्सेबल करना है, ओके? तो 50 अगर अभी 90 हो चुका है, 30 कितना होगा? 50 अगर 90 हो चुका है, 30 कितना होगा? देखो 50 अगर 90 हो 30 कितना होगा? तो 30 इंटू 90/50 कितना होगा देखो, निकालो 30/50। वैसे करते हैं ना बचपन में बेसिक मैथ्स, तो वैसे भी कर सकते हो। 54 विल बी द आंसर, अगर तुमको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो। Question 4. Dinesh, a resident individual of age 47 years, has not furnished his return of income for A by 24-25. However, his total income for such year as assessed under 144 is 18 lakh rupees. Is penalty under 270A attracted and if so, what is the quantum of penalty? अब 18 लाख की इनकम है तो पेनाल्टी लगेगी यस 270A की। अगर आपकी इनकम बेसिक एजुकेशन से ऊपर है और आपने रिटर्न फाइल नहीं की हो तो आपको पेनाल्टी लगती है। अब 18 लाख पे हम पेनाल्टी निकालेंगे सर, तो 3 लाख पे 30% प्लस शुरू के 15 लाख पे 1.5 लाख, ठीक है? ये अपन ने न्यू रिजाइम में ऐसे निकालते हैं अपन। ओल्ड रिजाइम में क्या करते थे अपन, 10 लाख माइनस कर दो और बाकी इनकम पे 30% प्लस शुरू के 10 लाख पे 112,500। इसमें क्या करते हैं, शुरू के 15 लाख पे 1.5 लाख और बची हुई इनकम पे 30%, ठीक है? तो इस पे 30% 2,40,000 प्लस 4% सेस 249,600, इसका 50% 124,800। अब देखो यहाँ पे इन लोग अगर ये पूछते, अगर इन लोग ये पूछते कि अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है, तो आप क्या बोलते? आप बोलते 18 माइनस 3 लाख, बेसिक असम्पशन माइनस करते और बताते 15 लाख की आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है।
ठीक है? इन लोग अगर पूछते कि यूआरआई कितना है, अंडर रिपोर्टेड इनकम, तो आप कितना बोलते बेटा? 15 लाख बोलते हैं, ध्यान रखना ये बात। ये ऐसे पूछता है, बट ऐसे ने यहाँ पे एमसीक्यू में नहीं दिया है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे ये चीज़, ठीक है? टैक्स निकालेंगे अपन 18 लाख पे ही, पर अंडर रिपोर्टेड इनकम के लिए अपन जब इंडिविजुअल एचएफ का निकालते हैं, तो बेसिक एक्सम्पशन माइनस करते हैं, ध्यान रखना ये बात। जितने ट्रिकी पॉइंट्स है बेटा मैं सब कवर करूँगा, चिंता मत करो। मिस्टर अरविंद ओपन्ड अ बैंक अकाउंट इन कंट्री P on 1/7/2020. He has made deposit of foreign currency equivalent to 5 lakh on 1/7/20, 7 lakh on 1/10/20 and 12 lakh on 1/9/22 and 25 lakh on 1/3/24. कितने डिपॉजिट किया उन्होंने? अब the deposit of 12 lakh on 1/9/22 is made out of withdrawal of earlier deposits made on 1/7/20 and 1/10/20. तो ये डिपॉजिट किए ना, उसको विड्रॉल किए, फिर से 12 लाख डिपॉजिट किए। तो क्या ये 12 लाख को डिपॉजिट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ठीक है? Further, out of 20 lakh, 25 lakh deposited by him on 1/3/24, Mr. Arvind withdrew 2 lakhs on 31/3/24. The value of an undisclosed asset in the form of bank account under Black Money Act कितना होगा? देखो, ब्लैक मनी एक्ट में कितना लेते हैं अपन? शुरू से लेके अभी तक जितना भी डिपॉजिट किया उतना लेते हैं। बट कोई डिपॉजिट अगर विथड्रॉल करके अपन ने किया है तो उसको नहीं लेते। ठीक है? विथड्रॉल करके डिपॉजिट किया, इसको नहीं लेते। उसी अकाउंट में से विथड्रॉ किया, फिर डिपॉजिट कर दिया, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानते। तो अपना डिपॉजिट कितना हुआ बेटा? 5 + 7 12 लाख प्लस 25 37 लाख। योर आंसर। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एनआर टैक्सेशन। M Limited and N Limited are Indian companies which have to pay interest of 2 lakh and 1 lakh outside India to Mr. P, a non-resident during the previous year 2024 on RDB, listed on a recognized stock exchange located in IFSC, issued in May 23 and August 23, respectively. Which of the following statement is correct relating to liability of M Limited and N Limited to deduct tax at source on such interest payable to Mr. P? सर अमेंडमेंट क्या है इसे फाइनली, तो सर इसमें क्या होगा बताइए आप। देखो आपको अगर याद होगा, तो अगर इंटरेस्ट पे करे इंडियन कंपनी इसको लोन एग्रीमेंट पे आरडीबी पे या फिर एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे एनआर को तो 5% लगता है। बट अगर वो आरडीबी या लॉन्ग टर्म बॉन्ड लिस्टेड आईएफएससी में तो 4% लगता था अभी तक, बिफोर 1723। ऑन और आफ्टर 1723 कितना लगेगा? 9%। देखो एक तो जो इशू हुआ है वो मई 23 में इशू हुआ है और एक हुआ अगस्त 23 में। तो मई 23 वाले में लगेगा कितना? 4% और उसके बाद लगेगा 9%। तो एम लिमिटेड हैज़ टू डिडक्ट टैक्स एट 4.16% एंड एन लिमिटेड हैज़ टू डिडक्ट टैक्स एट 9.36%। क्योंकि अपन एनआर का टीडीएस काट रहे हैं तो हमको सेस के साथ काटना पड़ेगा, राइट? ओके। मिस्टर रणवीर, अ नॉन-रेजिडेंट अर्न्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 6.2 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2024 on bonds issued by TIL Limited, an Indian company, under a scheme notified by central government, which were purchased by him in foreign currency. Such interest is taxable at 10.4%। क्यों सर? 115 एसी में बॉन्ड्स और जीडीआर पे जो फॉरेन करेंसी पे इशू होते हैं, उस पे इंटरेस्ट कितना लगता है? 10%। उस पे इंटरेस्ट और कैपिटल गेन 12 10% ही लगता है। Ship Cargo Inc., a company based in Netherlands, operating its ship to and fro from Cochin Port, collected freight of 85 lakhs, demurrages of 5 lakhs, and handling charges of 2 lakhs in respect of goods shipped at Cochin Port. It incurred expenses of 35 lakh during the year for operating its fleet. In respect of goods shipped at Rotterdam, Netherlands, it received 50 lakhs in India. Its tax liability, rounded off for AY 2025, is, अब निकालना देखो टैक्स लाइबिलिटी। देखो कितने रुपए मिले उनको? 85 लाख, 5 लाख डेमरेजेस और हैंडलिंग चार्जेस 2 लाख। डेमरेजेस और हैंडलिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं इनकम में, तो वो इंक्लूड कर लो। और 50 लाख इंडिया में मिले उनको किस चीज़ के लिए? जो गुड्स शिप हुए रॉटरडैम में। पैसा कहाँ मिला है? इंडिया में मिला है, वो भी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। तो कितना हो गया सर टोटल रिसीट्स? 85 + 5 + 2 + 50, 142 लाख। शिपिंग इनकम कितनी होती है? 7.5%। उड़ना ईज़ी होता है 5%, कहना डिफिकल्ट होता है 7.5%। तो निकालने का में कितनी होगी इनकम बेटा? 1065 की होगी इनकम। इस पर टैक्स निकालेंगे, कंपनी है, तो कितना रहेगा? 40% प्लस सेस, दैट इज़ 41.6, तो आएगा बेटा 443। Mr. X is a foreign national and citizen of USA working with M Inc., a US-based company, came to India during the previous year 2024 for rendering services on behalf of employer. He wishes to claim salary income earned during his stay in India as exempt. Which of the following is not a condition to be fulfilled to claim such remuneration as exempt income under Income Tax Act 1961? तीन कंडीशन होती है बेटा इसकी, कि पहली बात तो जो एम इंक है वो इट शुड नॉट बी एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया। दूसरी बात उसका स्टे 90 डेज से कम होना चाहिए, 90 डेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स शुड नॉट बी लायबल टू डिडक्टेड फ्रॉम एम इंक्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये तीन कंडीशन होती है। मिस्टर एक्स शुड नॉट बी एंगेज इन एनी ट्रेड ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये कोई कंडीशन नहीं है।
तो आंसर ये होगा। यहाँ वही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन, तो ये कोई कंडीशन नहीं, राइट। मिस्टर गणेश जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो एम्प्लॉयड है इंडियन एम्बेसी में, तो वो एनआर है बेटा इस साल के लिए, एंड उसको सैलरी और अलाउंसेस दोनों मिल रहे हैं। टैक्सेबल क्या होगा बेटा, और परक्यूसिट भी मिल रहे हैं। भाई सैलरी टैक्सेबल होगी, बट अलाउंसेस और परक्यूसिट एग्जेम्प्ट रहेंगे सेक्शन 9 के हिसाब। वेरी इजी। टीटीडब्ल्यू का क्वेश्चन देखो। Ms. Samrat, a resident Indian, has earned an income of US dollars equivalent to 4 lakh in the previous year 2024 by way of lump sum consideration for copyright of a book being a work of literary nature from a publisher in country, मतलब रॉयल्टी मिली उस उसका इंडिया के साथ डीटीडब्ल्यू नहीं है, मतलब 91 में द सेम हैज बीन टैक्स एट फ्लैट रेट ऑफ 5% इन कंट्री। The amount has been remitted to India in March 24. His GTI as per Income Tax Act for A by 2425 is 7 lakh rupees. रिडक्शन कितना मिलेगा उसको 91 में ये बताना है, मतलब रिलीफ कितना मिलेगा। तो देख लेते हैं। जीटीआई 7 लाख है, उसमें अपन डिडक्शन दे देंगे 80 क्यूक्यूबी का 3 लाख का। एनटीए कितनी बची 4 लाख। 4 लाख पे कोई टैक्स ही नहीं आएगा, क्यों? रिबेट मिल जाए। उसने शिफ्ट आउट किया है डिफॉल्ट रिजाइम से, इसलिए उसको अपन क्या दे रहे हैं 80 क्यूक्यूबी, ध्यान रखना। तो रिबेट मिल जाएगा, रिबेट मिल गया उसको तो उसकी टैक्स लायबिलिटी आई नहीं। सेक्शन 91 में कोई रिलीफ मिलने वाला है क्या? नहीं। अगर इंडिया में टैक्स लगा ही नहीं तो रिलीफ क्यों देंगे भाई? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस रूलिंग की। एज पर सेक्शन 245N, advance ruling means determination or decision by the board for advance ruling as to whether an arrangement which is proposed to be undertaken by a person is an impermissible avoidance arrangement as referred to in chapter 10 or not. For making an application in this regard, the applicant has to be, ये चीज दोनों कर सकते हैं, रेसिडेंट भी कर सकता है, नॉन रेसिडेंट भी कर सकता है, ध्यान रखना है। ये चीज दोनों कर सकते हैं, आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट चैप्टर बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग। पहला क्वेश्चन है नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, शायद एनआर का क्वेश्चन है, इसमें आ गया शायद गलती से। एलिजिबल फॉर एग्जामिशन अंडर सेक्शन 1087 1047, नहीं ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, ऑफ इनकम टैक्स एट 1961 हैज टू पे इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख टू अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। The foreign company incurred expenditure of 12,000 for earning such interest. The fund also has to pay interest of 3 lakh to Mr. Frank, who is resident of country A, NJA. Which of the following statement is correct? ये NJA सुन के मेरे को याद आया कि हाँ ये क्या है, मतलब ये पढ़ के याद आया कि ये ट्रांसफाइजिंग क्वेश्चन है। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जब भी इंटरेस्ट पे करता है तो 5% टीडीएस काटता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट इनकम एनआर के हाथ पे 5% टैक्सेबल होती है। पर अगर सामने वाला बंदा एनजेए में है तो हमको टीडीएस काटना पड़ेगा कितना, 30% पे। तो जो पहला केस है उसमें अपन 5 लाख पे 5.2% में टीडीएस काटेंगे और मिस्टर फ्रैंक का काटेंगे अपन 31.2%। जो एक्सपेंस इनकर हुआ है सर, इस पे कोई इसका डिडक्शन मिलता है क्या? नहीं, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता। If ABC Limited has two units, Unit 1 is engaged in power generation business and Unit 2 is engaged in manufacture of wires. Both the units were set up in Karnataka in year 2015. In the year 2023-24, 20 lakh meters of wire transferred from Unit 2 to Unit 1 at 125 per meter when the market price was 180 per 180. Which of the following statement is correct? एक मिनट। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है सर कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो 125 पर मीटर पे किया है, ठीक है? और 20 लाख मीटर्स ऑफ वायर पे किया है। तो 20 लाख मीटर्स इंटू 125 करोगे तो हो जाएगा 20 लाख इंटू 125, इट विल बी मोर देन 20 करोर्स, ठीक है? और ये पावर जनरेशन बिजनेस है बेटा, ठीक है? तो पावर जनरेशन बिजनेस 80 में कवर्ड होता है। तो क्या बोलेंगे हम सर कि यहाँ पे ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा और इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। Question 3. Under which of the following methods arm's length price should be arithmetical mean of all the values in the dataset, irrespective of the number of entries in the dataset? It may be assumed that the variation between the arm's length price computed and the transaction price is 15%. देखो सर, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, अर्थमेटिकल मीन की बात क्यों कर रहा है सर? क्योंकि प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पे रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। आंसर क्या रहेगा? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, क्योंकि इस पे रेंज कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is a foreign company having P in India, namely X? Z, a non-resident associated enterprise, has invested 900 crores through debt in X. Earning before interest, tax, depreciation and amortization EBITDA of X during the financial year was 150 crores. What is the amount of interest allowable in respect of debt, assuming that
द डेट वाज इन्वेस्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो बेटा अलाउड कितना होता है बेटा? EBITDA का होता है 30%। EBITDA कितना दिया बेटा? 150 करोड़। ठीक है, तो 150 करोड़ इंटू 30% ऑफ EBITDA, दैट विल बी इक्वल टू 45 करोड़। 45 करोड़ will be your answer. Alpha Limited's total income of AY 2025 has increased by 34 lakh due to application of arm's length price by AO on transaction of purchase of goods from its foreign holding company in respect of a retail trade business carried on by it, and the same has been accepted by Alpha Limited. Then देखो, AO ने अगर आर्म्स लेंथ प्राइस आपकी बढ़ाया, आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से कोई इनकम बढ़ती है, तो हमको क्या होता है, उस पर चैप्टर 6 रिडक्शन नहीं मिलता, प्लस उस पर हमको 10 AA का रिडक्शन नहीं मिलता एनहांस्ड इनकम पे। तो आंसर वही है बी, रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कैन नॉट बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनहांस्ड इनकम। क्वेश्चन नंबर 6 है, XYZ लिमिटेड हैज फेल्ड टू रिपोर्ट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन entered into by it with PQR Inc., which is specified foreign company in relation to XYZ Limited. What would be the penalty leviable in this case? अब देखो ICI अभी तक मतलब बाज ही नहीं आ रहा है। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी ICI के कोर्स से हट चुका है, पर ये ICI बार-बार पूछता है इसके बारे में, तो आपको बताया हुआ है मैंने पहले भी हर जगह। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी मतलब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में 26% होल्ड कर रही है। बट ये पुराना मतलब हट चुका है ये, ठीक है? तो छोड़ दो, ठीक है? स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी मतलब 26% और मोर होल्ड कर रहे हैं अपन फॉरेन कंपनी में। मतलब इस क्वेश्चन के लिए अपने क्या हो गया कि भाई हाँ, ये लोग एई है। अब ये लोग एई है और एई ने आपस में ट्रांज़ैक्शन किया, तो ये इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन हो गया, ठीक है? तो इन्हें रिपोर्ट नहीं किया, तो पेनल्टी लगती है। रिपोर्ट नहीं किया तो 2% लगती है पेनल्टी, और अगर रिपोर्ट नहीं किया तो आपको मिस रिपोर्टिंग भी कहला सकती है, दैट इज़ 200%। तो बोथ ए एंड सी आपको पेनल्टी लग जाएगी। अब नेक्स्ट चैप्टर से बेटा बेप्स और ये टेक्स्ट वाले आखिरी के चैप्टर से। अब इसमें क्या करें सर, देखो हमको ये पढ़ के हुए नहीं है, तो देखो एक काम करना, आप देखो अभी ये वीडियो कब देख रहे हो डिपेंड करता है। आप अगर ये 4th के पहले देख रहे हो, 4th मई के पहले, तो आपको शायद ये नहीं समझेंगे, पर 4th मई के बाद देख रहे हो, तो आप लोग क्या करो, मेरा इंटरनेशनल टैक्स का मैराथन जो मैंने लिया है, उसमें आखिर में समझाऊँगा मैं, ये तीनों चारों चैप्टर्स आखिरी के। तो वो आप देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ जाएँगे, ठीक है? तो अभी हम जो क्वेश्चन आंसर, ये तो सिर्फ़ थ्योरी क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो। तो अगर पता है तो बन जाएँगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। आप क्या कर सकते हो इसमें बेस्ट, कि ये थ्योरी क्वेश्चन इसकी याद ही कर लेना पूरा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आ गया तो बनना चाहिए, ठीक है? Which action plan deals with developing a multilateral instrument on tax treaty measures to tackle BPS? एक्शन प्लान 15 बोलता है अबाउट मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। अब सब मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि एक कंट्री, जैसे इंडिया कंट्री है, इंडिया का सबसे डी ट्रिपल है बहुत सारे कंट्रीज के साथ, 100 कंट्रीज का डी ट्रिपल है। तो इंडिया अब पूरी, अगर इंडिया को अपने डी ट्रिपल के प्रोविजन चेंज करने हैं सब कंट्रीज के साथ, तो क्या एक एक कंट्री जाके चेंज करेगी क्या? नहीं, वो क्या करेगी, एक मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट बनाएगी, सब साइन करवा लेगी, ठीक है? तो उस बारे में वेब सेक्शन प्लान 15 में बोला गया है। व्हिच आर द फॉर्म्स ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स? हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स का कौन से फॉर्म है? देखो, पार्टिसिपेशन एक्सेम्पशन रिजाइम्स, हाँ। मिसयूज ऑफ फॉरेन टैक्स रेट, यस। क्रिएशन ऑफ टू डिडक्शंस फॉर सिंगल बोरोअल, यस। जनरेशन ऑफ डिडक्शंस विदाउट करेस्पॉन्डिंग इनकम इंक्लूजन, ये चारों ही आते हैं बेटा। एंड व्हाट व्हिच आर द वेब सेक्शन प्लान बेस्ड ऑन फंडामेंटल पिलर ऑफ ट्रांसपेरेंसी? वेब सेक्शन एक्शन प्लान 5 है, 6 है, 11, 12, 4, और 5 का सेकंड कंपोनेंट होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन टेक्स्ट टूलिंग। अब सर ये क्या करें सर, याद कर लो, ये सब याद ही कर लो बस। पेपर में आया तो क्या करेंगे, याद करके जाना पड़ेगा ना। While interpreting the text treaty entered into by India with country P, the budget speech of finance minister was relied upon to understand the intent at the time of signing the treaty. Which law of interpretation has been followed in this case? Subjective interpretation. ठीक है, ओके। Latest developments in international taxation. Pillar 2 consists of the global anti-base erosion, globe rules and a treaty base subject to tax rules. ये नया आया है पिलर 2, ठीक है? इसमें यही होता है, ठीक है? इन स्कोप कंपनीज आर एमएनसीज विथ, इन स्कोप कंपनीज क्या कहलाती है? ऐसी एमएनसीज जिनका ग्लोबल टर्नओवर कितना है? इट इज अबाउट 20 बिलियन यूरोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी है अबाउट 10%, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स और रेवेन्यू। मिनिमम टैक्स रेट्स प्रिस्क्राइब बाय पिलर 2 इज, कितना है सर? 15% अंडर ग्लोब रूल्स एंड 9% अंडर एसटीटीआर। Which rule imposes a top-up tax on parent entity in respect of constituent entity located in low tax jurisdiction? इनकम इंक्लूजन रूल है जो बोलता है ये कि आपको इम्पोज इम्पोज करता है टॉप अप टैक्स ऑन पेरेंट एंटिटी।
इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जब वो होती है इन लो टैक्स जुरिसडिक्शन, हाँ? एंड लास्ट है अमाउंट कितना होता है बेटा? तो अमाउंट होता है 25% ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट दैट विल बी एलोकेटेड टू मार्केट जुरिसडिक्शंस। आप बोलो सर ये आखिरी वाले तो समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं बेटा, ये आप समझ जाओगे आराम से। एक बार मेरा वीडियो देख लेना वो वाला, जो मैंने मैराथन के एंड में कराया है, तो आपको समझ। अपना लास्ट बचा है बेटा अब मिसलेनियस वाला, अपन वो करेंगे। The next chapter is miscellaneous provision. Question number 1. Can the AO accept bank guarantee in lieu of provisional attachment of property by an order in writing? अब मान लो सर आपने क्या हुआ आपकी प्रोविजनल अटैचमेंट हो गया प्रॉपर्टी का, तो उसके अगेंस्ट में क्या आप बैंक गारंटी दे सकते हो? क्या एओ एक्सेप्ट करेगा? तो हाँ, एओ कर सकता है। यस, ही कैन डू सो वेयर द एसएससी फर्निशेस अ गारंटी फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक फॉर एन अमाउंट not less than the fair market value of such provisionally attached property or for an amount which is sufficient to protect the interest of revenue. उसके लिए एओ बैंक गारंटी एक्सेप्ट कर सकता है। अब हो सकता है ये कांसेप्ट के लिए नया हो, तो उसको अभी आखिरी मोमेंट पे कोई भी नया कांसेप्ट मिलता है, ऐसे एमसीक्यूज़ मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसको अपना स्टडी मटेरियल बना लो और इसको भी याद कर लो। अगर ये क्वेश्चन आया तो हमको बन जाएगा, ये पॉइंट हमको बन जाएगा, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शन शुड अ बैंक रिपोर्ट इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन? अब एसएफटी में कौन से ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट करने पड़ते हैं, अपन देखते हैं। कैश पेमेंट इन एग्रीगेट ऑफ 6 लाख बाय मिस्टर एक्स फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2024। ये 10 लाख से कम ये रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 26 लाख बाय मिस्टर वाई इन हिज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में 26 लाख चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश डिपॉजिट ऑफ एग्रीगेटिंग टू 12 लाख बाय मिस्टर जेड इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये 10 लाख से ऊपर है, ये रिपोर्ट करेंगे। Withdrawal of 55 lakh through a bearer check by Mr. A from his current account during the financial year 23-24। 50 लाख से ऊपर है तो हमको इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ 12 लाख मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 मेड बाय मिस्टर बी बाय अकाउंट पे चेक। ये भी 10 लाख से ऊपर है, ये भी करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ 80,000 मेड बाय कैश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 बाय मिस्टर सी। ये 1 लाख से कम है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से करने पड़ेंगे? 3, 4 और 5। यस। सर आप पूछोगे सर एसएफटी की लिमिट्स याद रखनी है क्या? नहीं, देखो इतने क्वेश्चन में जितनी लिमिट्स है उतनी याद कर लो, सब याद मत रखो। फॉर रेजिंग मनी फ्रॉम, अरे कितनी चीज़ याद रखोगे यार, क्या-क्या याद रख लोगे? नहीं याद रख सकते सब, ठीक है? फॉर रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक एबीसी लिमिटेड इश्यूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 लाख फ्रॉम मिस्टर वी, 5 लाख फ्रॉम मिस्टर डब्ल्यू, 8 लाख फ्रॉम मिस्टर एक्स, 10 लाख फ्रॉम मिस्टर वाई एंड 12 लाख फ्रॉम मिस्टर जेड, in addition to amount of less than 1 lakh from other applicants. Which of the above receipts is the company required to report in its statement of financial transaction? देखो, if the amount raised is more than 10 lakh from the shareholder, then it has to be reported in एसएफटी। यहाँ पर 10 लाख से कौन से किस से लिया अपन ने? मिस्टर वाई से मिस्टर जेड से, तो भाई डाल दो। और देखो एसएफटी में मोस्टली जगह 10 लाख की लिमिट, पर ध्यान रखना पेपर में कुछ भी याद नहीं आया तो 10 लाख करके आ जाना, ठीक है? चलो। The AO imposed penalty of 50 lakhs under 271 AAD on Mr. Rajesh. Can he provisionally attach the property of Mr. Rajesh to protect the interest of revenue? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर रहा तो वो प्रोफेशनली अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी, नहीं तो नहीं कर सकता। पेनाल्टी केस में, इस पेनाल्टी केस, ठीक है? चलो, लास्ट, फिफ्थ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन ट्रेडिंग गुड्स अवेल द फॉलोइंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स फ्रॉम एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो ये सब चीजें दी है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिए, अपन ने कुछ लिए ईसीएस में, कुछ लिए कैश में। अब देखो 8 लाख अपने ईसीएस से लिए हैं, 18,000 कैश से और 12,000 कैश से, और फिर रीपे भी किया है 6 लाख ईसीएस से, मतलब अकाउंट पे चेक से, 50,000 कैश से, 150 ईसीएस से और 15,000 कैश से और 15,000 कैश से। तो हमको बताना है बेटा यहाँ पे पेनाल्टी कितनी लगने वाली है अपने को। तो द एसएस एसटीटी, ना लेने का ना लेने का ना देने का, 20,000 2 लाख 20,000, ठीक है? तुमको याद है ये, ठीक है? इसमें पेनाल्टी लगती है डी डीए ई में। बट यहाँ पे बेटा डेट्स का खेल है, कितना उस दिन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी चेक करना पड़ेगा हमको। चलो देखते हैं अपन। 8 लाख अपने 10/4/23 को लिया, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सब कुछ। 8 लाख लिया अपने 10/4/23 को ईसीएस से, ठीक है? 15/6/23 को ईसीएस से 6 लाख वापस कर दिया। देखो, 6 लाख वापस कर दिया अकाउंट पे चेक से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख बचा हुआ है। 3/7/23 को 50,000 रीपे किया और 8/3/8/23 को 1.5 लाख रीपे किया, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 0 हो गया। तो ये 50,000 और अपन ने 5 लाख 1.5 लाख रीपे जो किया, मैं देखो 50,000 कैश में किया, 1.5 लाख ईसीएस 1000 कैश से किया आपने रीपे, तो नहीं चलेगा, ठीक है? आपको पेनाल्टी लग जाएगी कितनी? 20,000 से ऊपर रीपे किया आपने कैश से, पेनाल्टी लग जाएगी 271 डी डीए की, ई की पेनाल्टी लग जाएगी आपको। एसएसटीटी, एई,
देने का में लगता है कौन-सा? ना लेने का, ना लेने का, ना देने का। लगता है एसएसएसटी टी का डिसअलाउंस, ई की पेनल्टी, डी-डीए, ई की पेनल्टी। तो 50,000 में लग जाएगी ई की पेनल्टी, ठीक है? अब देखो, इसके बाद हमने फिर से लोन लिया है। 18,000 लिया है कैश से 18,823 को। चलता है क्या? 20,000 तक की कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1923 को हमने 15,000 रीपे कर दिया कैश में। ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 20,000 से कम है। 3,000 आउटस्टैंडिंग है अपना। अब फिर अपने 12,000 फिर लिया है 9923 को कैश में। अगर अपन रीपे नहीं करते और 18,000 के ऊपर 12,000 और लेते, तो डिसअलाउंस हो जाता क्योंकि 20,000 से ऊपर हो जाता फिर, ठीक है? बट यहाँ पे हमने रीपे कर चुका है पहले ही और हमारा बैलेंस कितना है 3,000 है, हमने 12,000 लिया, तो यहाँ पे कोई डिसअलाउंस नहीं आएगा क्योंकि 20,000 से कम लिया है अपन ने। 15,000 बैलेंस हुआ, ठीक है? और 11023 को 15,000 माइनस वापस कर दिया अपन ने कैश में, तो यहाँ पे कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सिर्फ एक पेनल्टी लगने वाली है बेटा, कौन-सी? 1000 जो पे किया अपन ने कैश में ऑन 3/7/23। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बस डेट्स का है। अब देखो डेट्स अपन ने लिख लिए ना प्रॉपर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन है तो डेट्स लिख लेनी। तो यहाँ बेटा अपन ने बहुत बढ़िया से 90 मिनट्स के अंदर, डेढ़ घंटे के अंदर हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए, पूरे 80 एमसीक्यूज़ कर लिए अपन ने 90 मिनट और बहुत इफेक्टिवली किए, बहुत कम टाइम में किए अपन ने एंड जहाँ-जहाँ भी जितने प्रोविज़न आए हैं सब अपन ने सारे प्रोविज़न लिए। ठीक है? वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं बहुत दिन बाद यूट्यूब पे एक्टिव हो पा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ रीज़न्स थे उस कारण से नहीं हो पा रहा था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट अभी एग्ज़ाम तक अपन पूरे एक्टिव रहेंगे और सब कुछ अपन कर लेंगे एंड हम बस सब कर लेंगे। ठीक है? एंड ध्यान रखना यू कैन डू एवरीथिंग, यू आर मेंट टू एवरीथिंग। ठीक है? किसी से डरना मत, किसी भी चीज़ से मत डरो। ठीक है? तुम सब कर लोगे। तुम सब चीज़ के लिए बनो, सब चीज़ तुम्हारे लिए बनी है जो तुम चाहते हो। तुम हर वो चीज़ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। है ना? कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती ये बनने से, जो तुम चाहते हो वो करने से। ठीक है? जितनी भी चीज़ें रोकती तुमको ना, सबको चीर के निकल जाएँगे अपन और सीए बनेंगे। ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ो अच्छे से, लाइक करना वीडियो, कमेंट करके बताना और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनने एमसीक्यूज़ नहीं किए अभी तक, उनको शेयर कर देना, वो भी एमसीक्यूज़ कर लेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है? चलो, बाय-बाय, सी यू, मिलते हैं।